बेहद सीमित दायरे में सुस्ती के साथ कारोबार निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में हल्की फुल्की चुस्ती। बचा है इस हफ्ते का आखिरी 1.5 घंटा और ये लंबा वीकेंड है। मंडे को रहेंगे बाजार बंद, तो ऐसे में बचे हुए 1.5 घंटे का एक्शन और अगले हफ्ते की करनी तैयारी, क्योंकि अगले हफ्ते है मंथली एक्सपायरी भी। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आप सबका बंधन म्यूचुअल फंड के जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए, वीकेंड एक्शन है, लंबा वीकेंड है, ये 3 दिन की छुट्टी आ रही है और इतनी खुशी। दीप 3 दिन का वीकेंड है। दीप को दिखाओ, आप है देखो अच्छा क्या करेंगे सर? दिवाली पे भी छुट्टी नहीं मिली थी यार, 3 दिन वीकेंड तो फिर बनते बिल्कुल। थोड़ी और ज्यादा स्माइल होनी चाहिए और ज्यादा चमक होनी चाहिए चेहरे पे। ये बात तो सही है, दिवाली पे तो मतलब 3 दिन छोड़ो, मतलब एक दिन की ढंग की नहीं मिली। संडे भी ठीक से। और आपने ज्यादा काम किया था मेरे से उस वक्त। काम तो सेम ही था। मतलब फिर भी थोड़ा तो वापस जाना पड़ा। हाँ, लेकिन वैसे हाँ, स्टूडियो से काम करने में थोड़ा प्रेशर कम होता है, बाहर से शो करने में बड़ा प्रेशर है। बट चलिए, मैनेज करना। 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, एंजॉय कीजिए। तब तक आइए बाजार की बड़ी बातें आपको बता दीजिए। बिल्कुल छोटी सी रेंज है, इतनी सी रेंज है जिसमें निफ्टी दिन भर ट्रेड करके टाइम पास करता हुआ दिख रहा है। न कोई बड़ी तेजी करने के मूड में, न इसको घटना है। 19,832 हाई है, 19,768 लो है, तो 30 इधर 60 पॉइंट की रेंज में पूरा में 43 कितना मुश्किल से 150 पौने 200 पॉइंट की रेंज। ये तो पॉइंट टू पॉइंट दिख रही है। बीच में देखेंगे तो हार्डली कुछ। मैं बोला ना आपको, सिंगल ये बिल्कुल केएल राहुल वाली इनिंग चल रही है। सिंगल्स भी बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा। सिंगल्स तक ढंग से नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल वैसा हाल है ना। तो ये है इस वक्त मार्केट में बिल्कुल क्लियर कट आपके लिए टाइम पास वाला माहौल। पहली चीज, अब आइए, ऐसा नहीं कि इंडेक्स टाइम पास करे तो बाकी सब ना 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 ना। कुछ प्लेयर्स हैं जो रोहित शर्मा जैसी इनिंग भी खेले हैं। फार्मा, मेटल, सरकारी कंपनियां, यहाँ पर अच्छी तेजी। इनमें कुछ आपको कोहली मिल जाएगी, कोई रोहित शर्मा मिल जाएगी, चिंता न करें। मिड कैप इंडेक्स अगर आपको ध्यान न हो तो बता दूं आपकी जानकारी के, लगातार 17वें दिन तेजी में है, 17th डे। वाओ! और ये है रिकॉर्ड लेवल पर, रिकॉर्ड हाई पर। निफ्टी को भले 20,200 के पार निकल के हाई बनाने में वक्त लग रहा हो, बैंक निफ्टी भी अपने हाई से काफ़ी दूर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हाईस पर चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्की फुल्की मजबूती के साथ हैं आज। यूरोप के बाजार कमज़ोर हैं, मिला जुला कारोबार है। और आज रात को हाफ डे है डाउ का, जो ट्रिगर्स में आपको थोड़ी देर में कुशल बताएंगे। बिल्कुल, और भी कई सारी चीज़ें कुशल बताने वाले ट्रिगर्स में। और मेरे पास कुशल के बहुत सारे सवाल भी है ना। बताना मत, आने के बाद मैं उनको पूछूंगा ऐसा। ठीक है, डन सर। चलिए, वो इंटरेस्टिंग एक्शन होगा। एक सवाल मेरे लिए भी आप में बाजार का, क्या करें सर इस बाजार में? एंजॉय, आराम, टाइम पास कुछ होना नहीं, कुछ नहीं होना। सुबह से ही बात हो रही है, सिंगल्स बनाने में भी पसीना आएगा। पूरा दिन तो 19,800 के आसपास घूम रहा है, 25 इधर 25 उधर मुश्किल से। सो आपको सिंपल सी चीज़ है, 17,985, 17,785, 17,765, ये 2 लेवल है। पहली खरीदारी वहाँ करनी है। बिल्कुल आज का लो देख लीजिए, 17,768 का है पहला लेवल। इसके नीचे आएगा तो 17,725, 700 दूसरी खरीदारी का लेवल। ऊपर में 825 पहला बिकवाली का लेवल, 832 का है ये, दूसरा 875। यही होना है। तो जो पहले आए वो आप कर लीजिए। थोड़ा बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, 43,700 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी का एक बात है, भले ही कमजोर हो मजबूत हो, लेकिन आज्ञाकारी ज़्यादा है। और हमने इसको एक सुबह यही समझाया था कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम्हें आज शुक्रवार के दिन 43,600 के नीचे बंद नहीं होना है, ये ध्यान रखो। कोशिश पूरी है, एफर्ट्स है। देखो बैंक निफ्टी की तरह लग रहा है 43,600 के, मुझे 43,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए आज, बस इसके नीचे की। हाँ, वीकली क्लोजिंग उसके नीचे नहीं चाहिए। 1-2 दिन बीच में 585 बंद हो गए, 575 बंद हो गए, वो चलता उतना 5 बजे। वीकली वाली नहीं चाहिए, वीकली वाली 43,575, 43,600 के ऊपर बंद हो तो बढ़िया। जिसकी कोशिश पूरी बैंक निफ्टी की तरफ से करिए। इनके प्रयासों का हम समर्थन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बस ये है। सो यहाँ पर भी दीप सिंपल है, ऊपर में 775, 825, 875 ये लेवल है। बेसिकली 775 से 875 की रेंज में बैंक निफ्टी जाएगा, वहाँ थैंक यू वेरी मच, प्रॉफिट बुक करना है। नीचे आने दो, यहाँ पे 625, 525 की रेंज में आएगा, वहाँ लेना है। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे लेना शुरू करिए, 50 पॉइंट से ही रादर, 650 से, और 75 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट ऊपर 775, 825 की रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। ये आपके लिए क्लियर करना है, बस। गॉट इट, सिंपल। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन इस समय बाजार का।
सिंगल्स लेने हैं वो भी मुश्किल वाले, लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, बट अच्छी बात है अभी अभी अपटिक आपको बाजार में दिख रही है। आइए फिर कुशल आ चुके हैं हमारे साथ इवेंट्स बताने के लिए, और साथ ही आशीष भी हमारे साथ खबरें बताने के लिए आ गए। कुशल तैयार है? बताइए कुशल। बिल्कुल सर, तो आज से शुरुआत करता हूँ, फिर आगे और भी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर। अमेरिका में छुट्टी वो बाद में, वो तो हाँ मतलब ग्लोबल आगे आएगा। अच्छा ओके ठीक है। हाँ, टेक्समैको रेल QIP के इशू प्राइस पर विचार करने वाली एक कंपनी, साथ ही रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ये लॉन्च करेंगी। अपनी जो प्राइस है उसको ये रिवील करते हुए दिखेंगे शाम को 6:30 बजे। IPO के लिहाज से टाटा टेक, फेड बैंक फाइनेंशियल, गांधार ऑयल रिफाइनरी और फ्लेयर राइटिंग, ये चारों के जो IPO है ये आज ही इनका लास्ट डे है। फाइनल सब्सक्रिप्शन पर हमारी नज़र रहने वाली है। साथ ही US के लिहाज से ऑफकोर्स थैंक्स गिविंग डे के मौके पर यहाँ पर आज हाफ डे होने वाला है, तो 1 बजे उनके टाइम से बंद हो जाएगा। कल का जहाँ तक सवाल है, कैश सेगमेंट से सेलो वर्ल्ड ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही TCS के बाईबैक की रिकॉर्ड डेट कल के दिन की है। सेबी की बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 5:30 बजे होगी। साथ ही राजस्थान स्टेट इलेक्शंस भी कल होंगे। इनफैक्ट 26 नवंबर यहाँ पर सेकेंड T20 भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ये खेला जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में संडे को। इतना गैप क्यों 4-4 दिन का? कल हुआ था ना तो फ्राइडे सैटरडे अच्छा संडे 2 दिन का गैप, 2 दिन का। हाँ। त्रिवेंद्र में तो 26 तारीख को वो है सेकेंड T20। साथ ही 27 तारीख सोमवार हमारे बाजार बंद रहने वाले हैं। गुरु नानक जयंती के मौके पर सी इन्फो सिस्टम्स यहाँ पर पूंजी जुटाने पर विचार करेगी। न्यूजन सॉफ्टवेयर बोनस शेयर जारी करने पर विचार करते हुए दिखेंगे। और मंगलवार 28 तारीख रिजल्ट्स के लिहाज से सीमेंस अपने चौथी तिमाही के नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। और लॉक इन खत्म हो रहा है ब्लू जेट हेल्थ केयर का 50% का, साथ ही एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का 90 दिनों वाला इनका 50% IPO इनका लॉक इन खत्म होगा। और ई मुद्रा और इथॉस लिमिटेड इनके भी 1.5 साल के जो 20% के लॉक इन है वो भी खत्म होते हुए दिखेंगे। और नवंबर महीने का जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आंकड़ा है US के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और आज हाफ डे है अमेरिका में। तो मेरा सवाल ये कि जो हाफ डे है अमेरिका में, ये पहले हाफ में है या दूसरे हाफ में? मतलब नहीं मतलब 8 बजे खुलेगा रात को। नहीं छुट्टी पहले हाफ में रखी है सेकंड हाफ में रखी? सेकंड हाफ में ही है ना सर। नहीं, पूछो मतलब मुझे नहीं पता। नहीं रखने में रख सकते क्यों? हाँ, मतलब कल भी छुट्टी एक्चुअली ना। सेकंड हाफ अच्छा रहेगा, फर्स्ट हाफ छुट्टी बेटर। सजेशन देना चाहिए आपको कि कल की छुट्टी के बाद आदमी आ रहा है, धीरे धीरे ऑफिस फर्स्ट हाफ में आएगा, सेकंड हाफ में काम करके चले जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है सेकंड हाफ में छुट्टी है। सेकंड हाफ में ओके ठीक है। बंसल जी भी कुछ के पास भी ऐसी कुछ विश्वसनीय जानकारी है इस मामले में? जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अनिल जी, ये सब चीजें स्कूल में होती थी कि फर्स्ट हाफ में मतलब कि शुरू के 4 पीरियड में छुट्टी लेके बाद में गेम्स पीरियड में आ गए। बट अनिल जी वैसे तो मतलब कि कंट्रीज में तो छुट्टी है और बड़ी कंपनीज में हाफ डे, तो मतलब कि अनिल जी सेकंड हाफ ही होता है वही अनिल जी। और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो अभी आपने बोला ना टाइम पास करना है, तो अनिल जी टेलीपैथी मिल रही है अनिल जी। मैं इतने समय से मतलब कि 12:30 बजे से 2 बजे तक मैं टाइम पास ही कर रहा था। आप जो बोलते हैं ना, जैसे कई बार लोग मैसेज करते हैं कि हम किसको फॉलो करें, एक ने बाई बोल दिया, एक ने सेल बोल दिया, एक स्टॉक पर इंडेक्स पर, तो उसमें आप कहते हैं भैया आप अपनी पसंद से चूज कर लो एनालिस्ट। तो अनिल जी गंधार ऑयल पे अभी मैनेजमेंट भी आया था यहाँ पर और पता चला था वो वाइट ऑयल है और बड़ा अच्छी उन्होंने अपना अपडेट दिया था। आपकी भी खरीदारी की राय है। तो अनिल जी एक पेपर है बड़ा फेमस, मतलब कि फाइनेंशियल पेपर, 2 दिन पहले अनिल जी आया था कि सब कुछ अच्छा है गंधार ऑयल का। आज मैंने पढ़ा सब खराब है। तो मैं टाइम पास में यही सोच रहा था कि पेपर में कैसे डिफरेंशिएट करें अनिल जी, और टाइम पास के लिए आप भी बता दें कि कैसे पता चले कि भैया किसको मानना है, पहले वाले को मानना है कि बाद वाले को मानना है। टीवी में तो हमारे पास चॉइस होती है ना कि किसने बोला पता चल जाता है। अब पेपर में तो अनिल जी पता चल नहीं रहा कि पहले किसने बोला और बाद में किसने बोला। यूं समस्या है बिल्कुल। ये अच्छा तो सवाल है। क्या उधर नीचे बायलाइन नहीं दी हुई थी क्या कि ये वाली स्टोरी किसकी वो वाली? ऐसा नहीं बायलाइन नहीं थी। बायलाइन होते तो जनरली पता चल जाता कि भाई जिसने स्टोरी दी, जो भी जर्नलिस्ट उसकी स्टोरी छपती नीचे नाम आता है। नाम नहीं था, कभी कभी नाम नहीं भी होता है ब्यूरो। नाम तो इतना नाम अनिल इतना छोटा होता है, मतलब कि नेकेड आई से तो अनिल जी एट आर एज पे पढ़ा नहीं जाता वो।
तो अखबार के नाम के जितना थोड़ी नाम रखे दिखा जाएगा, रिपोर्टर का तो उतना ही होगा। आगे से ध्यान रखिए, नाम देख लीजिए अगर सेम है कि अलग है, यही और तरीका और तो क्या तरीका। या कभी कभी क्या होता है कि टीम लीडर, टीम फलाना, मतलब पूरी टीम अखबार या डेस्क या ब्यूरो, तो उसमें पता नहीं चलेगा आप तो किसने। एनीवे, आगे से एक मैंने हिंट तो दे दिया कि आपको कैसे पहचानना है। आइए, आशीष जी तैयार हैं हमें बताने के लिए खबरों वाले शेयर। सबसे पहले मारुति फोकस में रहेगा। यहाँ पर सुजुकी मोटर को 1.23 करोड़ शेयर जारी करने को मंजूरी कर दी गई है। प्रेफरेंशियल बेसिस पर ये शेयर अलॉट किए जाएंगे। 10,420 रुपये 85 पैसे प्रति शेयर के भाव पर मंजूरी हो गई है अलॉट करने की। और सुजुकी मोटर की इस अलॉटमेंट के बाद टोटल हिस्सेदारी जो है वो 56.48% से बढ़कर 58.19% हो जाएगी। इसके अलावा रेलटेल, इस कंपनी को काफ़ी ऑर्डर मिलते रहते हैं, लेकिन सब छोटे छोटे ऑर्डर मिलते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो 53 करोड़ का ऑर्डर जो है कंपनी को मिला है। ग्लैंड फार्मा ये स्टॉक भी रडार पर रखेगा, क्योंकि हैदराबाद यूनिट को यूएसएफडीए से EIR मिला है और यूएसएफडीए ने इस प्लांट की जांच की थी 23 से लेकर 26 अगस्त के बीच। इसके बाद यहां पर EIR मिल गया है। अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, यहां पर भी एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, यहां पर सेबी ने कहा है कि 24 में से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। 2 मामलों पर विदेशी रेगुलेटर्स ने जानकारी नहीं दी है, तो यहां पर फोकस रखेंगे। कुछ डील्स हुई हैं। पेटीएम, यहां पर अगर आप देखें तो भारी भरकम 2.5% इक्विटी के सौदे हुए हैं। करीब 1.57 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए हैं 883 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और बंधन बैंक, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 11,90,000 शेयरों के कई सौदे देखने को मिले हैं। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। और पेटीएम में बड़ी ब्लॉक डील भी हुई थी, इस पर भी रखनी है नजर। ओके, भरपूर एक्शन तैयार है। आइए, एक के बाद एक ढेर सारे बिगुल आपके लिए। और पहला बिगुल आज बंसल जी के लिए है, चार्ट कॉर्नर का। उसके बाद आशीष सर तैयार कतार में। बताएं बंसल जी। अनिल जी, आज तो मेरे को लग रहा है मैंने ठीक करा, जो कतार में टाइमली लग गया, मतलब कि स्क्रीन पूरा भरा हुआ है, लाइन लंबी होगी। और मेरा जो अनिल जी चार्ट कॉर्नर पिक है हमारा, मेरा और कुणाल जी का, वो है GMR इंफ्रा। बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 60 रुपए के अराउंड चल रहा है। बेहतरीन रिवर्सल देखने को मिल रहा है, मच अवेटेड टेक्निकल रिवर्सल है। काफी लोग इस रिवर्सल की वेट कर रहे थे। 58 रुपए, 58 रुपीज का लगाना है स्टॉप लॉस। 64-65 के लक्ष्य के लिए GMR इंफ्रा पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 60 खरीदारी करें, 58 स्टॉप लॉस लगाएं, 64-65 टारगेट। आशु सर के लिए बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु बदान। बताएं सर। अनिल जी, कुंड अग्री लेस विद यू, जो आप बोल रहे हैं कि मतलब सिंगल्स डबल्स लेने पड़ेंगे और वो भी मुश्किल हो रहे हैं, बिल्कुल राहुल की तरह। ऑन द कॉन्ट्रेरी अनिल जी, वो सिंगल्स भी चुराने पड़ रहे हैं, ऐसी मार्केट हुई है। और अनिल जी, आखिरी 4 दिन है, उसमें से भी एक दिन छुट्टी है। तो जैसे हमने सुबह एक्सपायरी अलर्ट में बात किया कि बहुत ही नैरो रेंज में, जैसे आप भी मतलब सुबह से या कल से कह रहे हैं, इतनी नैरो रेंज है अनिल जी के पिछले जो उतार चढ़ाव और वो जो उठा पटक के बाद ना बहुत लोग कॉशियस हैं। तो उस सेंस में मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो अनिल जी, 2 इंटरेस्टिंग स्प्रेड्स हैं, ये वो सिंगल्स चुराने के लिए है। मतलब शायद उसका रिजल्ट ऐसा है जैसे वो था ना, आज उतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो मतलब उसका दूसरा वही है कि सिंगल चुराने पड़ रहे हैं। तो पहले अनिल जी निफ्टी में, निफ्टी 19,750 की एक पुट लेनी है और 650 की 2 पुट बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 0, 1 पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप ढंग से बनाए तो 1 आध रुपए मिल ही जाएगा। फिर रिपीट करता हूँ अनिल जी, 19,750 की 1 पुट लेनी है, 19,650 की 2 पुट बेचनी है। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और आपका 0 कॉस्ट पे बनेगा। हो सकता है 1 रुपए मिल जाए। कहाँ तक सेफ है? 19,550 तक, ऊपर कोई टेंशन ही नहीं है। तो अनिल जी, एक स्प्रेड ये है जो सुबह भी अनिल जी हमने बात की कि जो निफ्टी में सिर्फ एक चीज की थोड़ी सी दिक्कत लगती है, जबकि स्टॉक्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती कि वो जो कंफर्ट पुट बेचने में आता है ना लोगों को, कि तेज है तो पुट्स बेच दें, वो बीच में झटका दे सकता है। जो आज भी हमने एक इंट्राडे बीच में देखा था, 30-40 पॉइंट का आया था, बहुत बड़ा नहीं आ रहा। तो ये अनिल जी 550 तक सेफ है। ये स्प्रेड बहुत अच्छा है निफ्टी का, मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। अब देखिए अनिल जी, 0 कॉस्ट में बन रहा है। अब आप लगा कुछ नहीं रहे हो, अगर 10-15 रुपए मिल जाए तो वही वो सिंगल्स वाली बात है ना। अगर नहीं बनाना तो नहीं बनाइए। तो अब ये कंपल्सिव ट्रेडिंग है अनिल जी, हमें तो बैठना है, करना है, कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो ये उस सेंस का है। दूसरा ट्रेड है अनिल जी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 44,000 की एक कॉल लेनी है, 44,200 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट है अनिल जी फिर 0,
इसमें भी अनिल जी आप बनाएंगे 1 रुपया मिल सकता है, अगर आप ढंग से बनाएं 1-2 रुपए मिल सकते हैं। अभी वो जैसे टाइम डिके हो रहा है तो मिलना मुश्किल हो रहा है, नहीं तो अभी तो 5-7 रुपए भी मिल रहे थे। तो अनिल जी 43,700 चल रहा है बैंक निफ्टी, 44,000 की एक कॉल लेनी है, 44,200 की 2 बेचनी है। सेफ कहां तक है? 44,400 तक। आपके पैसे क्या लग रहे हैं? 0। तो अनिल जी दोनों जीरो कॉस्ट में है, दोनों में लॉस नहीं हो सकता। चांसेस ये है कि दोनों में थोड़े थोड़े पैसे बन जाए जब हम ट्यूसडे को सुबह आए। तो मुझे लगता है अनिल जी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है, इस पे काम कर सकते हैं। और वही वो सिंगल चुराने वाली बात है अनिल जी, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट लगती नहीं है। अब वो है ना कि हमें तो ट्रेड करना ही करना, तो अनिल जी ये वहां से आया है दोनों ट्रेड। ये तो ठीक है, निफ्टी वाला तो समझ में आया। बैंक निफ्टी का जो आपने कॉल ऑप्शन बनाने की स्ट्रेटेजी दी 44,200, ये आउट ऑफ द मनी है, 300 पॉइंट ऊपर की है, ऐसा क्यों? निफ्टी तो आप एट द मनी दे रहे हैं, ये आउट ऑफ द मनी, क्या कोई खास वजह? अनिल जी क्योंकि वो स्प्रेड का डिफरेंस 200 पॉइंट का है, तो निफ्टी तो 300-400 पॉइंट कर देती है। और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक थोड़ी सी ट्रैक्शन दिखा रहा है, अगर वीकेंड पे सब कुछ अच्छा हो गया और अगर लोगों ने ज्यादा जो निफ्टी में पुट्स बेची हुई है, अगर वो गुस्से में या पैसे बनाने के लिए या कुछ भी नहीं है तो कॉल्स बेच दें, तो मूवमेंट बड़ी भी आ सकती है। तो अनिल जी वो फिर वो आईवीज बढ़ जाती हैं, वो इंटरमिटेंटली वो लॉस दिखने लगता है, वो टेम्परेरी लॉस दिखने लगता है, तो धनाधन मैसेज आने लग जाते हैं। तो अनिल जी ये सेफ्टी के लिए है। लेकिन अगर अनिल जी बनाने को, तो मैं आपसे मतलब आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उस दिन दीपांशु ने भी ऐसे ही क्वेश्चन किया था। आज सुबह अनिल जी क्योंकि मार्केट सेम लगती थी 44,200, हमने 1:3 बनाया। अब 1:3 में अनिल जी क्रेडिट मिला, अब वो क्रेडिट कम हो गया तो हमने वो पैसे बुक कर लिए। अब अनिल जी टीवी व्यूअर्स के लिए या जो मास पॉपुलेशन के लिए होता है, वो ऐसा एग्रेसिव ट्रेड नहीं दिया जा सकता। नहीं तो बनाने को तो 44,200 1:3 भी बना सकते हैं। और इसलिए बना सकते हैं क्योंकि जो आपने बिल्कुल क्वेश्चन किया कि 300 पॉइंट ऊपर का क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अनिल जी कि मुझे 300 पॉइंट की तेजी या 400 पॉइंट की लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अनिल जी अगर बैंक निफ्टी दम दिखा रहा है और निफ्टी नहीं घटा, तो ये बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट तो बढ़ ही सकता है। तो उस टाइम पे अनिल जी ये जो हमने जीरो कॉस्ट पे बनाया, ये फिर 40-50 रुपए दे सकते हैं। तो अनिल जी ये पैसे बनाने वाली वही सिंगल डबल चुराने वाली गेम है। बट दोनों मुझे लगता है कि अनिल जी बड़े टैक्टिकल स्प्रेड्स हैं और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ पैसे देके जाएंगे। ये है राय आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में पुट ऑप्शन के जरिए, तो बैंक निफ्टी में कॉल ऑप्शन के जरिए स्प्रेड की रणनीति बनाने की राय। बढ़ेंगे आगे, स्वागत करेंगे बिगुल के साथ निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका का। नितिन जी बताएं सर। जी अनिल जी, इस लेवल पे हम 19,800 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 99 है। ये एट द मनी कॉल ऑप्शन हो गई 19,800 की। सुबह से हम देख रहे हैं मार्केट साइडवेज है, अभी नीचे से बाउंस भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव है। रोल ओवर्स भी अब होने लगे हैं, अभी उतने नहीं हुए हैं। अगले वीक में मंडे को छुट्टी है, तो मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट बंद है, तो उस चक्कर में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है लास्ट 1-8 घंटे में। अभी जैसे 1.5 घंटे बाकी हैं तो शॉर्ट ट्रैप है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट आज का और मंडे का 2 दिन का ये वर्ल्ड मार्केट इंडिया को नहीं मिलेगा, तो ये शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। इसलिए यहाँ पे 19,800 की मैं कॉल ऑप्शन 98 पे अटेम्प्ट ले रहा हूँ, जिसका स्टॉप लॉस आपको 75 का रखना है। और फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 130 का आएगा और उसके ऊपर निकलती है तो 150 का आएगा। ये है आपके लिए राय आती हुई इस वक्त निफ्टी पर 19,800 का कॉल ऑप्शन खरीदने के। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे कोई स्ट्रेटेजी सर? यानी जी बैंक निफ्टी की 43,800 की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए जिसका प्राइस है 204 रुपये। 43,800 की कॉल ऑप्शन 202-204 है, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 134 रुपये का। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर बन रहा है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस अब ले सकते हैं आप। 150 का भी एसएल ले सकते हैं। अभी ये बढ़ रही है 215 हो गई, तो 150 का स्टॉप लॉस भी चलेगा। और ऊपर टारगेट 275 और 325। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर कॉल ऑप्शन खरीदने की राय आ रही है नितिन जी की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। 23,800 का बैंक निफ्टी का कॉल खरीदना है, 19,800 का निफ्टी का कॉल खरीद कर चलना है। यह है नितिन जी की राय। थोड़ी देर में अनिल जी से भी स्ट्रैटेजी लेंगे और जानेंगे उनका व्यू। अनिल जी, उससे पहले एक बार जो आज का सुपर हिट कॉल रहा है, एक तो सिप्ला पे तो आपने इन्वेस्टर्स को कहा ही खरीदारी करिए, निचले स्तर पर मौका मिला है। सिप्ला आज परफॉर्म भी कर रहा है, बाकी फार्मा में भी एक्शन है। बट BHEL आज सुबह 2000 में कॉल दिया था इस पर। पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट उसी समय आ गया था 147 का, बट 150 और 153 के टारगेट दिए थे, दोनों हिट और उसके भी ऊपर हिट कर रहा है। इनफैक्ट इंटरडे में 156 का हाई बना है, फिलहाल 154 के आसपास ट्रेड हो रहा है इसमें। बिल्कुल दीप, तो आज के 2000 के हिसाब से तो सारे टारगेट आ गए हैं।
लेकिन जैसा हमने कहा था कि इसको आपको डिलीवरी लेकर रखना है और 190-200 के टारगेट के लिए होल्ड करके रखें। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया है तो 5-7-8% में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसको आप होल्ड करके रखिए बिल्कुल। और ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, आपको लंबे वीकेंड पे रिस्क नहीं रखनी, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस नीचे में ले लीजिएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि भाई मेरी तो एंट्री अच्छी हुई है 144-45 में, जहाँ भी एंट्री हुई है और वहाँ से मैं बढ़िया कंफर्टेबल हूँ, तो फिर इस पोजीशन को अच्छे डीप इन द प्रॉफिट है तो फिर रख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। व्यू क्लियर है, बाय ऑन डिप्स है, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिए डिलीवरी खरीदिए तो बेचना नहीं है। गॉट इट, डिलीवरी खरीदे बेचना नहीं है। आज साल की ऊंचाई पर है BHEL, आज जबरदस्त लेवल्स पर सुबह पकड़ा गया था ये काउंटर, एक बार देख लेते हैं। टाइम से पकड़ में, हाँ वो अच्छा हो गया, लेट हो जाते तो दिक्कत हो जाती है। वो 144-145 पे जो पकड़ा बढ़िया था। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। पूरे के पूरे पावर स्पेस में जबरदस्त तेजी है, तो पावर से जुड़ी हुई जो तेजी है, पावर से जुड़े हुए दूसरे जो भी साइड बिजनेसेस हैं वहाँ पर फैलती दिख रही है। मुझे लगता है कि भेल में भी उसी तरह से एक बढ़िया रुझान बनता हुआ दिखेगा। इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय 140 का एक स्टॉप लॉस होगा, 150, 153 दो मीडियम टारगेट हफ्ते भर के लिहाज से यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। ये स्टॉक मैं आपको बता देता हूं कि आज के 2000 में आपको बताया गया था BHEL, यहाँ पर टारगेट आपको दिए गए थे 150 से लेके 153 और उसके काफी ऊपर निकल चुका है। साइन सील्ड डिलीवर्ड इन स्टाइल, बढ़िया इजाफा आपको ओपन इंटरेस्ट में भी नजर आ रहा है। सभी टारगेट जो है यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आए हैं। ओके, ये है आपके लिए BHEL, साइंड सील्ड एंड डिलीवर्ड। बढ़िया एक्शन इस पर आ रहा है और बढ़िया एक्शन आप देख भी रहे हैं। सिप्ला में भी सुबह से आ रहा है 2% ऊपर, 1200 के लेवल आ गए। 1215 का आपने ब्रेकआउट लेवल दिया है, 1200 के लेवल पर सिप्ला इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, इस पर भी रखनी है नजर। आइए, जो फार्मा में अच्छा एक्शन बना हुआ है, एक बार शरद जी से भी इस पर राय ले ली जाए। शरद जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम सर। जरा बताएं, आज तो फार्मा स्टॉक्स की चांदी है सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, थोड़ी रिकवरी आज ज़्यादा है फार्मा में, बट अक्रॉस द बोर्ड फ्रंटलाइन स्टॉक्स में मैं इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। सन फार्मा, पार्शियली में भी सिप्ला, क्योंकि वहाँ पे लगभग मुझे लगता है जो 40 रुपये के आसपास की अर्निंग सिप्ला रिपोर्ट करेगा, 30 के आसपास का मल्टीपल मिलना चाहिए। 1200 साढ़े 1200 रुपये लगभग पीक प्राइसेस हैं, तो बहुत पैसे ऑफ यूफोरिया रहता है तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। डीवीज भी मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो गया है, अब नीचे से अच्छी रिकवरी हमने देखी है। अब जो बाकी के इश्यूज हैं जो उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं वो जैसे जैसे एड्रेस करते हैं, जैसे जैसे रैंप अप जो होना है और जो नए यूनिट्स में से उनको रेवेन्यू लाना है, वो कितना वो ला पाते हैं इसके बियॉन्ड बाजार, अब वो जब तक कंफर्मेशन नहीं देखता, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको इनमें और यहाँ से मूवमेंट मिलनी चाहिए। छोटे फार्मा स्टॉक्स में फिर भी बहुत से पॉकेट्स हैं जहां मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, वहां मार्जिन में एक बहुत बड़ा अपटिक होने की गुंजाइश है। बड़े स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डी में मुझे लगता है यहाँ से ठीक ठाक गुंजाइश है और अपसाइड आने की, क्योंकि इंडिया बिजनेस का रैंप अप अभी तक उतना बड़ा हुआ नहीं है। जैसे जैसे आने वाले क्वार्टर्स में होता है, हो सकता है आपको मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दे। तो डॉक्टर रेड्डी एक प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकता है जहाँ और थोड़ी अपसाइड आपको मिले फ्रंटलाइन स्टॉक्स में। और मिड कैप स्टॉक्स में अब सेकेंड लेग में अगले 1-2 क्वार्टर में जैसे जैसे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखता है, वहाँ थोड़ी आपको और अपसाइड मिल सकती है। बट बाकी जो 2-3 फ्रंटलाइन नेम्स हैं, मुझे लगता है उसमें जो वैल्यूएशन अभी है वो लगभग पीक मल्टीपल्स के आसपास है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड वहाँ से डराइव करना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। तरफ से फार्मा पर रहा है, थोड़े मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में भी एक्शन दिख रहा है, फ्रंट लाइन में रखे नजर। बट आज सुबह जो सिप्ला पर रीडिंग थी वो एक्यूरेट रही है। BHEL पर भी अलजी का जबरदस्त कॉल आया। आशु जी, बलरामपुर चीनी, इस पर आपसे एक अपडेट लेना है सर। हफ्ते की शुरुआत में 445 का कॉल खरीदा था, 460 के 2 कॉल बिकवाए थे, 465 पर है इस समय काउंटर। जरा अपडेट दे दें, आज थोड़ा नर्म है बट वहां से अब तक अच्छी मूव आ चुकी है। बलरामपुर चीनी पर अपडेट भी दे दें सर। दीपांशु, क्रेडिट टू यू फॉर रिमेम्बरिंग द स्प्रेड, एग्जैक्ट प्रिसाइज स्प्रेड। तो दीपांशु देखो, हमने इस केस में इंसिडेंटली 460 के 2 कॉल बेचे थे, तो अपनी सेफ्टी कहाँ तक है? 475 तक। तो दीपांशु, अगर 460 पे अभी भी हमने 1 रुपए का स्प्रेड बनाया था, अभी वो 5 रुपए का है, मतलब 5 गुना पैसे हो चुके हैं पर लॉट मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ये 60-65 के बैंड में बंद हो गया तो दीपांशु इसमें कम से कम 10 रुपए लॉट का प्रॉफिट होगा। तो अब 3 दिन और नेगोशिएट करने हैं, जिसको बुक करना है वो बुक भी कर सकते हैं या रखना है। तो मतलब क्या होता है, जब हम 1:2 करते हैं ना दीपांशु, तो होता है कि एक लेवल के बाद भी ना जाए।
अब वो 443 का 471 2 दिन के अंदर ही हो गया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन शुगर स्टॉक्स में ऐसी ट्रैक्शन बनी। तो स्प्रेड कभी कभी इसलिए होता है, अब कभी लगता है कि 1:1 बनाना चाहिए था, एकदम ही प्रॉफिट आ जाता, बट नेवरदलेस नो रिग्रेट, क्योंकि एक डिसिप्लिन जरूर फॉलो करना है, नहीं तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। 1 रुपए लगा के अभी भी 5 रुपए बन रहे हैं, जिसको बुक करना है बुक कर सकता है, लेकिन रख भी सकता है अगर 60-65 के बैंड में ही रहा ये ट्यूसडे तक, तो और पैसे आएंगे। और दीपांशु एक और मुझे अपडेट ये दे रहे हैं कि मतलब अनिल जी की जो आज की परफॉर्मेंस थी, जिस स्पीड से भेल बढ़ा है, तो इसमें अनिल जी को कुछ क्रेडिट हमारे को जरूर देना चाहिए। एक तो एक कल की मीटिंग का इफेक्ट है, तो अनिल जी को मतलब मिलते रहना चाहिए अगर उनको ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए। और इस इतनी स्पीड से दीपांशु मुझे वो कल की स्पीड आ गई कि जिस स्पीड से अनिल जी को एयरपोर्ट ड्रॉप किया, नहीं तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाती। तो आई थिंक ये कोरिलेशन है और उनको हमारे से मिलते रहना चाहिए और ऐसी स्पीड से ड्रॉप होते रहना चाहिए, ताकि अगले दिन उनकी ऐसी स्पीडी परफॉर्मेंस आए। अरे भाई साहब कल तो पूछो मत, ऐसा अंदर इनके अंदर माइकल शूमाकर की आत्मा घुसी। अश्विन ने गाड़ी चलाई? अरे कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, 45 मिनट ही बचे थे, मतलब मेरा पहुंचने का जो टाइम दिखा रहा था एग्जैक्ट 45 मिनट पहले, फ्लाइट के पहले, और पहुंचने के लिए 32 मिनट दिखा रहा था, और हमारे पास में 25 मिनट थे, 7 मिनट कवर करने थे। अश्विन ने कर लिए? मैंने कहा आशु जी को बोला कि आपको ड्राइवर को साइड में बिठाओ, आप कमान संभालो, ऐसे सोचो कि आप पायलट हैं। अब तो पता चलेगा कितने 3, 4, 5 स्पीडिंग के फाइन आएंगे, तब उनको समझ में आएगा, लेकिन इधर उधर पहुंचा दिया आशु जी ने। पहुंचाया। अरे वाह। लेकिन रहा सवाल भेल की क्रेडिट का, भेल की क्रेडिट की कल जो ये साथ में थे, वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। भेल के लिए क्रेडिट देनी वो बंसल जी डिसाइड करेंगे। अच्छा, क्योंकि कल हमने जो कुछ भी खाया उसमें भेल तो नहीं थी। फिर भी अगर बंसल जी कहेंगे कि देनी है क्रेडिट तो दे देंगे। बंसल जी यू डिसाइड सर। नहीं अनिल जी, बिल्कुल क्रेडिट तो अनिल जी, क्रेडिट की बात करें तो अनिल जी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आशु जी ने बोला कि अनिल जी को क्रेडिट देना चाहिए हम लोगों को, तो सबसे पहले तो अनिल जी आशु जी को क्रेडिट देना चाहिए। 2015, 16, 17, 18 में आशु जी को देखो तो जीन्स, ऊपर से वो ऑफिस वाली शर्ट और ऊपर से वो नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट पहनते थे। जब से आपके हमारे टच में है अनिल जी, एकदम मतलब कि अंकल से बॉय वाली लुक आ गई है। मतलब कि सुमित जी को बीट कर रहे हैं आज अपनी इस डैशिंग येलो शर्ट में। सबसे पहले तो आप अपनी इस नए दोस्तों को धन्यवाद दीजिए अपनी इस नई लुक के लिए आशु जी। अरे वाह क्या बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, लेकिन भले ही भेल नहीं खिलाई हो और भेल वगैरह, लेकिन मैं आशु जी को क्रेडिट दूसरी बात के लिए देना जी। आशु जी हमें लेके गए थे, कौन सा क्या जगह थी, वसंत कुंज, वसंत विहार, क्या था आशु जी, क्या जगह थी वो? वसंत विहार खीकी। खीकी, हाँ वो रेस्टोरेंट का नाम खीकी था। मैं तो पहली बार ही सुना है, सब जनरली हम खीकी करके हंसते हैं ना। ये बोला खीकी, वो नाम है, लेकिन अमेजिंग फूड। अच्छा, अरे बहुत जोरदार, मतलब एक डिश अलग अलग तरह की बन के क्या क्या स्टाइल में आ रही थी। और आशु जी का जलवा तो आपको पता है, सब जगह कहाँ इनको नहीं पहचानते। मुझे फालतू में ये लोग गलत फहमी देते हैं कि आपको वहाँ लोग बोले, वहाँ लोग, मुझे कोई पहचानता नहीं है। सब जगह यहाँ तो बंसल जी को पहचानेंगे या आशु जी को पहचानेंगे, और जो आओ भगत से खिलाया मजा आ गया। तो उसके लिए भेल के लिए, भेल तो नहीं थी वहाँ पर, बाकी चीज़ें काफ़ी कुछ थी। आशु जी धन्यवाद उसके लिए, और धन्यवाद इसलिए कि मेरी फ्लाइट मिस नहीं करवाई आपने। ये वैसे स्पीडिंग कार में कुणाल जी भी फिर बैठे थे? कुणाल जी होते तो गाड़ी चलाने स्टार्ट ही नहीं होती। कुणाल जी कहाँ चक्कर पड़े भाई साहब। जी बंसल जी। अरे वही, मैं भी दीपांशु वही कहने लगा था, अगर कुणाल जी होते ना तो वो प्लेन को वो फ्लाईओवर से अनिल जी उड़ता हुआ देख रहे होते। और अनिल जी, आशु जी को कोई क्रेडिट मत दीजिएगा, जिस रूट से आप गए थे एक भी अनिल जी स्पीडिंग कैमरा नहीं है उस रूट पे एयरपोर्ट तक। जिस रूट से आप गए थे तो कोई चालान नहीं आएगा आशु जी का। चलो बढ़िया। तो चलिए ये है आपके लिए राय BHEL पर आशु सर की तरफ से। आइए, बट सेठी साहब भी तो सेठी साहब बस जुड़ने वाले आए, तब तक चलो चलिए। बट सेठी साहब की तरह बाजार पर एक कड़ी नजर रखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर भी क्रिस वुड साहब, और जेफरीज में है। इनका पोर्टफोलियो काफ़ी क्लोजली ट्रैक होता है इंडिया में, ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर इनके अपडेट्स आते हैं। इस हफ्ते कुछ ज़्यादा बढ़िया अपडेट आए, इंडिया पोर्टफोलियो में कई कुछ बदलाव करें स्टॉक्स को लेकर। आइए जानते हैं क्या कहना है क्रिस वुड साहब का। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। दीपांशु, दो पोर्टफोलियो जिसे बाजार काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो इंडिया का, और साथ में अगर आप देखें तो सिमिलर पोर्टफोलियो लेकिन एक्सक्लूडिंग जो है जापान का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया
इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में इन्होंने बदलाव किए हैं। JSW एनर्जी, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, L&T का वेटेज जो है 1% से बढ़ा है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, ONGC और रिलायंस, यहाँ पर अगर आप देखें तो नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो वेटेज है अब वो 1% से घटा भी दिया है। लेकिन सेक्टोरियल वेटेज के साथ हमें समझ में आएगा कि इनकी नज़र सबसे ज़्यादा कहाँ पर, कन्विक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो सभी के सेक्टर्स और वेटेज एक बार आपको बता देता हूँ। बैंक्स और NBFCs पर काफ़ी बुलिश हैं। जो टोटल पोर्टफोलियो का वेटेज है 41% के आसपास आता है। एनर्जी के आसपास पे भी देखें तो 18% एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 19% है, इंफ्रा में 6%, ट्रांसपोर्ट में 4%, लॉजिस्टिक्स में 4%, पावर में 5% और कंज्यूमर में तकरीबन 4% के आसपास का यहाँ पर ये वेटेज रखते हैं। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो जिनका एक्स जापान वाला पोर्टफोलियो है, यहाँ पर JSW एनर्जी को 4% वेटेज के साथ पोर्टफोलियो में जोड़ा है और जोमेटो का जो वेटेज है ये 1% से बढ़ाया। बजाज फाइनेंस को पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया। तो एक बात क्लियर नज़र आ रही है कि बजाज फाइनेंस पर अगर आप देखें तो ज़्यादा बुलिश नहीं है, वेटेज कट भी कर रहे हैं और अपने एक्सक्लूडिंग जापान वाले पोर्टफोलियो से बाहर भी किया है। सेक्टर के लिहाज से देखें तो बैंक्स और NBFC सबसे ज़्यादा पसंद है। बैंक्स और NBFCs पसंद आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। अरे वाह, चलिए बढ़िया। और HDFC बैंक में भी इन्होंने कुछ बदलाव किया अपने पोर्टफोलियो में। ओके, तो ये है आपके लिए क्रिस वुड साहब, जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी क्लोजली इन्वेस्टर्स ट्रैक करते हैं। क्या कुछ बदलाव वो कर रहे हैं वेटेज के हिसाब से। आइए, 2:30 बज चुके हैं, सेठी साहब भी हैं तैयार, करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, 2 स्टॉक्स है जिनमें खरीदारी करनी है, बट उसके पहले अनिल जी, एक तो आप लोगों ने दिल्ली में पार्टी करी अनिल जी, मुंबई वालों को तो ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई अनिल जी। नहीं, इसमें मुर्गी कौन है? हम लोग मुंबई वाले को। अच्छा भाई साहब, क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा भाई साहब, मैंने कोई पार्टी वार्टी नहीं की, मेरे को ये लोग जबरदस्ती 3 लोग उठा के ले गए थे। अच्छा, मतलब हम लोग को करानी पड़ेगी। हाँ, मतलब ये 3 लोग मुझे उठा के ले गए थे, एक एक करके तीनों। इनको पता चला कि मैं कहाँ से शो कर रहा हूँ, तो आगे फिर तो आप तो समझ ही सकते हो, इनका होम था और मैं अकेला क्या करता। फिर इन्होंने जो बोला, मेरे नई जगह थी, इच्छा नहीं थी, फिर भी ठूस ठूस के खाना पड़ा मुझे। जी आशीष जी। नहीं सेठी जी, ये अनिल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बस हमें ये पता चल गया कि ये कहाँ किस होटल में ठहरे हुए हैं, और मैं वक्त से पहले लॉबी में पहुंच गया, और लॉबी में जो इनसे मिलने आए हुए थे उनको भी मैंने जल्दी से सटका दिया कि नहीं वो बहुत बिजी है, हमारे साथ जा रहे हैं। तो वो जो इनकी मीटिंग्स लाइंड अप थी वो भी हमने बिल्कुल हाईजैक कर ली। तो व्हाट ही इज सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, इमेज भी ऐसी है ना। हाँ, आशुष जी बोले जो आए मिलने उनको जानते तो सब है ना। हाँ। बोले निकल ही लो, ज्यादा बढ़िया है आशुष जी। तो वैसा है जी सरी साहब। लेकिन बिल्कुल आपका सजेशन बिल्कुल अच्छा है। मुंबई में भी आने दो इन तीनों को, अपन इनसे पार्टी करवाएंगे। बहुत बढ़िया। बताइए सर, आज की पहली पिक है। बिल्कुल अनिल जी सर, ठीक है। अच्छा अनिल जी, आज 2 स्टॉक्स है और दोनों में खरीदारी करनी है। विदाउट मच थिंकिंग वो जाता ही है कि दोनों में खरीदारी करनी है। तो अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है, एक हाल ही की लिस्टिंग है। स्टॉक का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। ये रिसेंटली आया हुआ IPO है, 108 रुपए में IPO आया था और इस साल का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO है 2023 कैलेंडर ईयर का। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अभी ये स्टॉक शायद 159 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है स्टेनलेस स्टील से बनाती है, और हाल ही में इन्होंने ब्रॉन्ज भी यूज करना शुरू किया है। तो ब्रॉन्ज से भी बनाती है। एक यूनिक कंपनी है जिसकी इस सेगमेंट में वर्चुअल मोनोपोली है। 80% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूरोप और USA है। यूरोप की कई सारी देश है। बाकी एक जबरदस्त क्लाइंटेल है, कई सारे OEMs इनके कस्टमर्स हैं। और फिर कंपनी का पूरा फोकस है हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मार्जिन्स को इम्प्रूव करने में। और कंपनी अब एक प्लान कर रही है ऑटोमेटेड और रोबोटिक असेंबली लाइंस अपने प्लांट में इंट्रोड्यूस करने का, तो उसका भी एक अच्छा ट्रैक्शन रहेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 27%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 32%। और एक इसके हाईज थे लिस्टिंग के बाद 195 के, वहां से करेक्ट होके ये अभी एक जो 159-60 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल खरीदारी करने का मौका। और इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 175 का, स्टॉप लॉस रखते हैं 155 रुपए। आइए दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक है अनिल जी आज का ME ऑर्गेनिक्स, जिसमें खरीदारी करने की सलाह। 1108 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी वैसे APIs के लिए जानी जाती है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट।
और कई सारे स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जो कि पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर और कई सारी अदर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और हाल ही में इन्होंने एक फिनलैंड बेस्ड कंपनी के साथ बड़ा एपीआई कॉन्ट्रैक्ट किया है। कंपनी का नाम फर्मियन करके कंपनी का नाम है और वो इनकी पिछले 10 साल से कस्टमर है, तो उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो भी एक अच्छा बड़ा पॉजिटिव है। इनका एक नया प्लांट अंकलेश्वर में Q4 में शुरू होने जा रहा है, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के ये जो जनवरी टू मार्च क्वार्टर उसमें शुरू होने जा रहा है। बाकी इस कंपनी का इलेक्ट्रोलाइट डिवीजन में फोरे किया है, जो कि ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस माने जो ईवी की बैटरीज होती है उसमें काम आता है। एंड वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो कि ये प्रोडक्ट बनाती है। और एक बाबा फाइनकेम की कंपनी का भी एक्विजिशन किया, जिसके अंतर्गत ये फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को कैटर करेंगे, उनके लिए केमिकल्स बनाएंगे। तो इस तरह की कंपनी है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो कि अच्छे लेवल्स पे आ गया है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। अच्छे फंडामेंटल्स है, मार्जिन है इन एक्सेस ऑफ 20%, रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी है। और FIDs भी अच्छे खासे बुलिश है, अराउंड 12% स्टेक ओन करते हैं। और कई बाजार के दिग्गज निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। आशीष कचोलिया जी की अराउंड 2.13% हिस्सेदारी है, फिर प्लूटस भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो इस तरह का स्टॉक है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 1170 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1095 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, ये आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स यहाँ पर भी करें खरीदारी। सीरीज आपकी तरफ से 2 पिक्स आती हुई, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स आइडियाज शेयर करने के लिए। 1170 का होगा इस पर टारगेट। आइए लेते हैं अब अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, आधे दिन के लिए खुलेंगे अमेरिकी बाजार, बट फर्स्ट हाफ ही होगा जहां पर ट्रेड होगा। 40 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, फ्लैट है नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स में हल्की बढ़त आपको दिख रही है सर। यूरोप के बाजारों में आज नरमी है, कल ठीक ठाक थे, आज नरमी है। 0.5% यूरोप आपको फिसला हुआ दिखा है। कच्चा तेल फ्लैट है, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं कर रहा है। एशिया भी ठीक ठाक था, हांगकांग आज एक्चुअली 2% फिसला है। एशिया में ज़्यादा खास एक्शन नहीं था, 3 पैसे रुपया कमज़ोर है। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा खास संकेत नहीं, कुछ ज़्यादा खराब भी संकेत नहीं है। क्या करना है सर? तेजी यहाँ से तेजी है, व्यू तेजी गई है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। आज फिर से आपको वीकली एक्सपायरी 19,800 के आसपास निफ्टी पे मिल रही है, 43,600 के ऊपर बैंक निफ्टी मिल रही है। मुझे बैंक निफ्टी भी अच्छा लगने लगा है अब। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी दीप एक बार फिर से 44,200 की रेंज में जाने को तैयार हो रहा है। जो आशीष सर ने भी अभी जो स्ट्रेटजी दी कॉल ऑप्शन की, वो सही है लॉन्ग साइड पे। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते में आपको एक बार 44,000 प्लस दिख जाएगा। ओके, सो बट यही कि लंबा वीकेंड, इसलिए आप फ्रेश पोजीशन बनाना नहीं चाहेंगे। आज का लिया हुआ है तो 43,775 875 तक जाने की कोशिश होगी, वहाँ पर कहीं प्रॉफिट बुक करके इंतजार कर लें। और निफ्टी में 19,825-30 के आसपास यहाँ पर जाकर रुकेगा, ज़्यादा हुआ तो 875। तो वही है, तो डेटा ये बता रहे हैं आपके, इससे भी दायरे में रहना चाहिए। जो निफ्टी की पोजीशन है दीप, 19,800 के पुट और कॉल दोनों पे एक ही लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 19,800 पे। 19,800, और वो भी कितना, 1 करोड़ 10 लाख शेयर पुट में और 1 करोड़ 10 लाख शेयर ही कॉल में। सेम एकदम सेम। मतलब और जो आज का ओपन इंटरेस्ट जो बना है उसमें 44 लाख शेयर पुट में बना है, 58 लाख शेयर कॉल में बना है, तो वो भी लगभग सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। सो 19,800 में एक और ब्रेक लेवल, तो न इससे कोई खास ऊपर जाना, नहीं इससे खास नीचे जाना, यही रहेगा। बैंक निफ्टी 43,500 43,600 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा बचे हुए 1 घंटे में। 43,500 पे 35 लाख शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 43,600 पे 30 लाख, तो ये 100 पॉइंट की रेंज होगी सपोर्ट। तो जैसे ही 43,600 के आसपास आएगा खरीदारी आ जाएगी। ऊपर में 44,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 31 लाख शेयर वहाँ पर है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा बैंक निफ्टी भी अब वापस से परफॉर्म करने की शुरुआत करा। आज जो संकेत इसने दिया है, ऐसा लग रहा है 44,000 44,200 जाने को तैयार है। बैंक निफ्टी भी हो रहा है, तो मैं थोड़ा बैंक निफ्टी पर व्यू पॉजिटिव कर रहा हूँ अपने। बैंक निफ्टी पर आपका व्यू पॉजिटिव है जी। चलिए, अनिल जी का भी व्यू पॉजिटिव है बैंक निफ्टी पर। थोड़ी देर पहले नितिन जी की भी कॉल ऑप्शन आई थी, आशु जी भी बुल स्प्रेड बोल रहे हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक्स पर रखिए नजर, यहाँ से थोड़ा मूवमेंट आपको बनते हुए दिखेगा। बट स्टार्स आज के फार्मा है फ्रंट एंड सेंटर। ग्रैन्यूल्स, इस पर भी रखिए नजर, अच्छी मूव आ रही है ग्रैन्यूल्स के चार्ट में। आइए विश्वेश जी भी हमारे साथ शो में। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून सर, कोई कॉल हो तो बताइएगा, तब तक एक बार ग्रैन्यूल्स का चार्ट जरूर देख लें। अच्छी मूव है, 5% ऊपर ग्रैन्यूल्स दिख रहा है इस समय, और फ्रेश मूव पिछले कुछ मिनटों में इस काउंटर में भी आती हुई दिख रही है। कोई राय सर इस पर? दीपांशु, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। मतलब यहाँ से शायद 400 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है या 200-300 पॉइंट बढ़ भी सकता है। तो अब आप कौन से साइड पोजीशन करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइस एक्शन और डेटा कुछ ऐसा शेपअप हो रहा है कि शायद बड़ा शार्प मूव हो सकता है। मतलब निफ्टी में मेरे हिसाब से 19,500 तक की जगह हो सकती है अगर मार्केट यहाँ से फिसले तो। इनफैक्ट मैं 2 दिन पहले के शो में मैंने पुट स्प्रेड शेयर किया था, वो भी प्रॉफिटेबल
कंफर्टेबल है। शॉर्ट के ट्रेड में पैसा बन रहा है, लॉन्ग के ट्रेड में रिलेटिवली कम पैसा बन रहा है, जो आशु जी ने भी शुरू में कहा। तो इसकी वजह से काफ़ी चूजी होना पड़ता है ट्रेड के लिए। तो ग्रेन्यूल्स का चार्ट डेफिनेटली अच्छा है, आज के दिन में ब्रेकआउट है और अपसाइड है, लेकिन मुझे संभव मार्केट में सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है लास्ट 4-5 दिनों में। क्या ट्रिगर हो सकते हैं? इनफैक्ट मैं अनिल जी से पूछना चाहूँगा, अनिल जी व्हाट इज़ योर व्यू, अगर राजस्थान इलेक्शन का आउटकम के हिसाब से मंडे क्या ओपनिंग हो सकती है? आई वुड रियली, मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा काम बैठा हूँ। जहाँ तक ग्रेन्यूल्स की बात है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और अपसाइड हो सकती है, लेकिन मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, तो स्टे पुट, दैट इज़ व्हाट आई फील। जी मैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, बताओ आप रिजल्ट बताओ, मैं उसका वो बता देता हूँ, असर बता दूँ। आप बताओ रिजल्ट क्या आएगा चुनाव का? मैं असेस कर रहा था अनिल जी, मैं बताता हूँ अनिल जी, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता, मैं बताता हूँ अनिल जी। बाय एंड लार्ज 200 सीट्स है, तो मैं थोड़े बहुत जो डेटा और लास्ट इलेक्शन वगैरह स्टडी किया, तो मुझे लग रहा है पीपल आर एस्टिमेटिंग समवेयर अबाउट 120-125 सीट्स फॉर द बीजेपी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का नहीं है, लेकिन मोर देन दैट जो मुझे समझ में आ रहा है कि स्टेट इलेक्शन विल गिव अ वेरी बिग क्यू। इनफैक्ट आपके शो पे शायद 1 या 2 वीक पहले महबूब ईरानी जो आए थे, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट इलेक्शन की वजह से मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा पकड़ के बैठा था कि, और जो लास्ट फ्यू डेज में कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ फ्लो आए हैं अनिल जी, तो मुझे लग रहा है कि आउटकम स्विंग हो सकता है। इम्पैक्ट नहीं समझ में आता, शायद अगर 100-120 सीट आ जाती है तो क्या होगा नहीं पता है, और अगर 100 से कम सीट आती है तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होती है, तो मुझे ये नहीं पता अनिल जी मार्केट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, बट बाय एंड लार्ज पीपल आर एस्टिमेटिंग 100-120 सीट्स। आपका जवाब सुन लिया, मैं बता, देखो 2 चीज़ें, 5 राज्यों में चुनाव है, ठीक है, 2 तेलंगाना और कौन सा मिजोरम है ना, हाँ वो तो छोड़ो, उसका तो उसकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं और सबको पता है वहाँ पे बीजेपी का कुछ भी नहीं। बचे फिर आपके उत्तराखंड, जिसमें ज़्यादातर लोगों को ये मान के चल रहे हैं कि उत्तराखंड तो बीजेपी नहीं आएगी, ज़्यादातर लोग जो मानते हैं समझिए, और अगर आ जाती है तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज है, नहीं आती तो पता ही है सबको। MP कमोबेश लोग ये मानते हैं कि शायद मामला बराबरी का है और उसमें भी बीजेपी के चांसेस थोड़े कम हैं। अब रहा राजस्थान, तो राजस्थान जैसा आप विश्वेश जी कह रहे हैं 100 से 120 सीट आ सकती है, अगर वो आ गई तो मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 में से एक भी ना आए तो मार्केट को झटका लगेगा। और अगर 5 में बचा कौन सा एक जो थोड़ा सा जहाँ चांस ज़्यादा है वो राजस्थान है, और अगर राजस्थान में आ जाती है बीजेपी तो मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं होगा, इनफैक्ट हो सकता है मार्केट पॉजिटिव हो सकता है पॉजिटिव हो जाए। सो एनी सीट 100+ इज़ गुड फॉर, 120 ना आए 100 भी आ जाए बहुत है, या ऐसा भी क्लियर कट संकेत, क्योंकि इस बार है ना राजस्थान में भी जाके आया विश्वेश जी, आपने पिछले चुनाव की बहुत पढ़ाई की है, मैं तो इसी चुनाव की करके आया, भी दिवाली पे गया था तो मैं तो देख के आया, तो वहाँ पे दोनों ही पार्टियों के वो मतलब है ना रिबेल बहुत हैं, वो आगे हुए, जिनको टिकट नहीं मिले वो बहुत खड़े हैं, 30-40 ऐसे हैं। तो अब उन 30-40 में से कौन जीतेगा पता नहीं चलेगा, और वो जीतेगा तो कौन सी पार्टी में जाके मिलेगा वो पता नहीं चलेगा। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर राजस्थान अगर आ जाता है बीजेपी के पास तो फिर मार्केट के लिए, और राजस्थान अगर क्लियर मेजोरिटी से आता है तो फिर तो मार्केट उल्टा बढ़ जाएगा घटने के बजाय। अच्छा हाँ, और राजस्थान MP आ जाता है तब तो फिर कहना ही क्या, और अगर 5 के 5 चले गए तो थोड़ा झटका लगेगा, फिर आप अभी कहाँ 19,800 पे हैं तो वापस आ जाओ 19,200-300 तक, ऐसा कुछ हो सकता है, थोड़ा 300-400 पॉइंट का 2% के आसपास का असर आ सकता है। बाकी तो बंसल जी भी हर चीज़ पे ओपिनियन रखते हैं और इस पर भी उतनी ही दमदार है। बंसल जी बताएं सर। नहीं अनिल जी, आपने बोला एक भी जगह आ जाए, तो अनिल जी MP में तो आ रही है, अनिल जी जो चैनल चेक है MP में तो आ रही है, तो MP के साथ कुछ और आ गया तो एडिड एडवांटेज है। तो एक तो अनिल जी आ रहा है जो पूरा ग्राउंड रिपोर्ट है, तो अगर नहीं आएगा तो अनिल जी अगली बार जब कुणाल जी छुट्टी लेंगे तो हाईलाइट नहीं करूंगा एज अ पेनल्टी अनिल जी। अच्छा ओके जी आशु सर। अनिल जी मेरा ओपिनियन है कि राजस्थान बीजेपी जीतेगी और ये मार्केट के लिए अनिल जी पॉजिटिव होगा। और इंसिडेंटली अनिल जी अगले हफ्ते मैं जोधपुर में हूँ उस टाइम पे, तो हो सकता है मतलब बिल्कुल लाइव शो जोधपुर से करूँगा अगले फ्राइडे, और मतलब हो सकता है ऐसा ही रहे। और अनिल जी मतलब बीजेपी मेरे को जीतने के 90% चांसेस लग रहे हैं राजस्थान के, और वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। एडे नहीं है। और अनिल जी ये असेंबली इलेक्शंस ना बहुत लोकल मुद्दे होते हैं। आपने नहीं रिजल्ट संडे को आएगा, मंडे को मार्केट का कुछ कह रहे हैं आप? हाँ मार्केट का रिएक्शन मंडे को आएगा 4 दिसंबर को। हाँ जी अनिल जी, लेकिन मतलब एक वो माहौल थोड़ा पता चल जाता है। एग्जिट पोल के हिसाब से वैसे मैं जोधपुर में होऊंगा, और अनिल जी मुझे लगता है कि असेंबली एक्शंस को ना, हाँ एग्जिट पोल के हिसाब से अनिल जी, और मुझे लगता है अनिल जी ये
असेंबली इलेक्शन इज नॉट मतलब वो शोकेस नहीं है जनरल इलेक्शन के, क्योंकि वो वाले मुद्दे दूसरे होते हैं, ये वाला मुद्दा दूसरा है। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो फिर बहुत पॉजिटिव होगा, और अगर नहीं पॉजिटिव होता तो अनिल जी मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहेगा। वैसे राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती जरूर है, अभी तक का तो ट्रेंड ये है, बाकी देखो क्या होता है। और तो ये है सारा आपके। शरद जी, आप भी की कोई विशेष टिप्पणी है तो बताओ सर, चुनाव और बाजार का वैसे भी कुछ मार्केट में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा। देखिए, बाजार पे मेरा व्यू तो तेजी का ही है। मुझे लगता है 2-4 दिन हो सकता है थोड़ा लैकलस्टर रहे, और पॉलिटिकल आउटकम पे व्यू देना एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है मुझे लगता है, तो उस पर समय व्यू नहीं देना चाहूँगा। बट एक्सपेक्टेशन आप ये मान सकते हैं कि मुझे लगता है मार्केट के लिए 1 आध दिन से ज़्यादा का इम्पैक्ट इसका होना नहीं चाहिए। सेंट्रल इलेक्शन पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, और अगले साल में है वो, मैं तो वो भी मान के चल रहा हूँ कि लार्जली नॉन इवेंट ही है, क्योंकि कोई पैरेलल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और डोमेस्टिक पे भी मुझे भी लगता है कि एमपी राजस्थान प्रोबेबली बीजेपी के लिए बेटर ही होना चाहिए। मेरे पास कोई ग्राउंड इन्फॉर्मेशन एज सच नहीं है, जस्ट मेरी गट फीलिंग है। तो बट बाजार के लिए मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से तेज रहने चाहिए। 2-5 दिन हो सकता है थोड़ा सटल साइड टाइप का एनवायरनमेंट रहे, बट उसके बियॉन्ड मैं दिसंबर में भी एक अच्छी तेजी की उम्मीद कर रहा हूँ बाजार में। ओके, रहेगी तेजी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये मानना है शरद जी की तरफ से आता हो। आइए चैनल चेक की बात लगातार करते रहे। एक ऐसा स्टॉक है जिसका चैनल चेक करना बंसल जी बहुत पसंद करते हैं, कई बार कर भी चुके हैं। बंसल जी, आपने किया है कि नहीं, एक बार फिर से बताइए, और लेटेस्ट किया है नहीं किया ये भी बताइए। कहाँ है बंसल जी को बुलाइए। हाँ, और इसका चैनल चेक बंसल जी आमतौर पर कर्नाट प्लेस जाके करते हैं, सिनेमा हॉल के बाहर करते हैं। बंसल जी समझ तो गए होंगे आप कौन सा? नहीं अनिल जी, मैं तो 2-3 चीजों के लिए कनॉट प्लेस जाता हूँ अनिल जी। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप कौन सी चीज बोल रहे हैं अनिल जी। ठीक है, आप कंफ्यूज है तो थोड़ा सुनिए ध्यान से, क्योंकि फिर नूपुर आपको बताने के लिए तैयार है सारी की सारी डिटेल्स। चालू तिमाही में जिस एक कंपनी का चैनल चेक बंसल जी करने जाते हैं, उसका प्रदर्शन कैसा रह सकता है ये बताने के लिए नूपुर तैयार है। नूपुर, पहले तो बताइए बंसल जी किसका चैनल चेक करने जाते हैं और उसका प्रदर्शन कैसा रह सकता है, आपकी रिसर्च रिपोर्ट क्या कह रही है? सर, वो अभी रिसेंट में गए कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन चैनल चेक के हिसाब से आईटीसी पर फोकस करना है, क्योंकि जो चालू तिमाही है Q3 में, उसमें सिगरेट वॉल्यूम्स काफ़ी बेटर आ सकते हैं। जो चैनल चेक से वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस बार Q3 में करीबन 5 से 6% की ग्रोथ आपको सिगरेट वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है, और काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। सिर्फ सिगरेट्स में नहीं, आपको FMCG और होटल के भी जो अनुमान बन के सामने आ रहे हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। सिगरेट कारोबार में मार्जिन्स की भी बात करें तो यहाँ पे मजबूत मार्जिन्स रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट Q2 पिछली तिमाही से भी इंप्रूव होते हुए आपको मार्जिन्स Q3 में नजर आएंगे सिगरेट कारोबार में। FMCG की बात करें तो यहाँ पर भी मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद है। कमोडिटी के प्राइसेस जो हमने देखे गिरते हुए दिखे हैं, उसके बाद एक जो इम्पैक्ट आपको दिखेगा Q2 में भी जो मार्जिन सुधरे थे वो Q3 में कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। होटल्स में भी सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है Q3, तो यहाँ पर भी प्रदर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और मुनाफे में इस बार ये लेके चल रहे कि करीबन 10% से ज़्यादा की ग्रोथ कंसोलिडेटेड लेवल पे आती हुई दिखेगी। तो चैनल चेक्स के हिसाब से सारे कारोबार स्ट्रॉन्ग है आईटीसी के लिए, और सिगरेट वॉल्यूम्स यहाँ पर तो 5 से 6% की मजबूत ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। 5 से 6% की वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट में? वॉल्यूम ग्रोथ चैनल चेक्स के हिसाब से मजबूत चैनल चेक आया है। बंसल जी, कोई राय सर आईटीसी? देखिए दिवांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर आप पूछें तो अच्छा है। एक बड़ी करेक्शन के बाद नीचे में बेस बना हुआ है 420-25 के अराउंड। बट अनिल जी मान गया, मैं बोला नहीं अनिल जी, मैं एक्चुअली देखिए चैनल चेक का आईटीसी का सबसे बड़ा चैनल चेक तो अनिल जी बसंत विहार में है, जहां पर कल आप गए थे अनिल जी। वहां बाहर निकल के अनिल जी, ये तो आपको दूसरे रास्ते से ले गए आशु जी गाड़ी में, वो मेन रोड से जाते तो अनिल जी वहां पर आपको जो पाइप वाला टोबैको है ना वो भी देखने को मिलता है, लाइन से बिकता है। बट अनिल जी आपने ठीक पकड़ा, मैं कनॉट पे जाता हूँ अनिल जी हफ्ते में 4 बार उसी ओडियन वाली शॉप पर, बट पान खाने जाता हूँ अनिल जी, और वो आपकी नवरत्न चटनी जरूर बोलता हूँ उसको। और वहां पे अनिल जी सिगरेट खूब बिकती है अनिल जी, बिल्कुल सिगरेट की सेल काफी हो रही है, और मुझे तो लग रहा है जो ये वॉल्यूम नूपुर बोल रही है थोड़ा सा उसके ऊपर ही सेल हो रही होगी सिगरेट की। लेकिन आप जो भी वो चैनल चेक करें वो वैसे देख के ही करें। बाकी स्मोक तो आपका मैंने सुना है, वो कल आशु जी बता रहे थे कि एक दिन में वहाँ पे दिल्ली में आदमी कितनी सिगरेट के बराबर धुआं ऑलरेडी खींच रहा है।
कितना कुछ 4-6 सिगरेट बताया था आशीष जी। आजकल कितनी स्मोक कर रहे हो आप सिगरेट, मतलब धुएं के तौर पे ऐसे? अनिल जी सबसे बड़ी बात है, पिछले हफ्ते में बॉम्बे था तो कोई बैंगलोर से आया तो उन्होंने कहा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। हाँ। हमने कहा हमें तो इतना अच्छा लग रहा है बॉम्बे में जहाँ से हम आते हैं तो वो तो बिल्कुल मदर ऑफ ऑल पॉल्यूशन है वहाँ पे। तो अनिल जी बॉम्बे में तो इतना मजा आता है हमारे को, और जो बॉम्बे लोग आ रहे हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही मतलब हिलेरियस सीन था। बट अनिल जी यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, देखिए हम ना यहाँ के हैं तो हम इम्यून हो चुके हैं, वो इम्यूनिटी बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए अनिल जी इंस्पाइट ऑफ, क्योंकि जब बाहर से आता है आप आए होंगे आपको बहुत लगा होगा, हम अनिल जी बॉर्न ब्रॉट अप में इट्स लाइक गोइंग टू लद्दाख। अनिल जी लद्दाख जाते हैं तो एकदम हमारे को कितना प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि बाइक से जाना चाहिए, धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होना चाहिए, वहां जाके ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अनिल जी हमें तो इस पॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो हैबिचुअल हो ही जाते हैं, ये बात तो सही है। आइए आईटीसी पर राय ली जाए, कलकत्ता के ही हमारे शरद जी है, आईटीसी के गांव के ही। और शरद जी बताएं सर, आईटीसी क्या किया जाए? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा जा सकता है, मुझे लगता है यहाँ से भी आपको आने वाले सालों में भी वही 10-15% जैसी ग्रोथ यहाँ से भी मिलते रहनी चाहिए। और नंबर्स के हिसाब से अगले 2-3 साल भी हमारे हिसाब से लगभग स्टेबल से नंबर्स ही रहेंगे। अब सिगरेट के नंबर्स में इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं कहना तो मुश्किल है, बट अब लगभग अगर अगले साल 20 रुपये के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्टेड है, 22 टाइम पे ऑलरेडी चल रहा है, ऑप्टिमिस्टिक चलता है तो आप 25 टाइम मान लीजिए, तो यहाँ से 40-50 रुपए की और अपसाइड बन सकती है, बट वो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में। 40-50 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है, लेकिन निवेश के लिहाज से यानी कि 10% के आसपास की अपसाइड की बन सकती संभावना। आइए, सोमवार को छुट्टी है, आज शुक्रवार है, और मंगलवार को आपके लिए एक स्पेशल बिगुल बजेगा। मंगलवार को पिक ऑफ द वीक। हाँ, सोमवार का नहीं ले पाएंगे, वो तो मंगलवार को ही लेना पड़ेगा। और पिक ऑफ द वीक की अभी से फरमाइश आ चुकी है, सोचिए किससे आई होगी पिक ऑफ द वीक? बंसल जी। हाँ, आपने जो सोचा वैसा सही सोचा बिल्कुल, लेकिन फॉर चेंज ये बिल्कुल है वागले साहब के लिए। वागले साहब अचानक से जोश में आते हुए शुक्रवार की दोपहर में मंगलवार सुबह के लिए पिक ऑफ द वीक का बिल्कुल। वागले साहब आमतौर पर आप इस चीज़ के लिए जाने नहीं जाते कि आप 3-4 दिन पहले से ये ना पिक ऑफ द वीक दे दें। आप मंगलवार छुट्टी पे तो नहीं? अनिल जी मार्केट इतना लैक क्लस्टर है, जो आप ही ने कहा था, आपका जो डिस्क्रिप्शन मार्केट का दिया था जो क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी में, तो मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन ये माहौल में ऐसा स्टॉक एक मिला है जिसका शायद दीपांशु ने जिक्र किया है, और ये पैटर्न इतना अच्छा है कि मैं इसको मिस नहीं कर सकता। और मैं पहले डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को BTST में दिया है। ग्रैन्यूल्स में आपको बाय करके चलना है, ये मेरा स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक है। 389, 388.50, 389 का करंट भाव है। 385 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है ये 4-5 रुपए की रिस्क, जो कि 1% की रिस्क है, वो अगर आप लेते हो, पहला टारगेट 400 का आएगा और पूरे हफ्ते का टारगेट 420 से 430 तक आएगा। तो 3-4 रुपए के रिस्क में आपको लगभग 20-25-30 रुपए मिल सकते हैं। पिछले 1 साल का टॉप क्लियर किया है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको बोलते हैं, और हाईएस्ट वॉल्यूम है आज के दिन में। तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा, और ये वीकेंड पे होना, और जब मार्केट पूरी तरह से लैकलस्टर है होना, तो ये क्लियर है कि स्टॉक स्पेसिफिक कुछ, एक तो फार्मा में स्ट्रेंथ है, और ग्रैन्यूल्स में स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहा है। तो ये फिर ग्रैन्यूल्स है जहां पर आपको रखनी है नज़र, इसमें एक्शन आते हुए दिख रहा है। इस बीच फ्लैश जो आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, IPO मार्केट का अपडेट है। और अनिल जी, टाटा टेक जहां पर आपने कहा है लिस्टिंग पे या इन अ फ्यू डेज आफ्टर लिस्टिंग डबल होने की पूरी क्षमता है। 50 गुना ये इशू भर चुका है, अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं। 1 लाख करोड़ के पार की कुल बोलियां इस पर लग चुकी हैं। 1 लाख करोड़। नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी आती है वो देखने लायक है। नंबर कहाँ तक पहुंचे? अभी तक नहीं पता चला कि 1 लाख करोड़ की बोलियां आ चुकी है। ओहो, इतने पैसे मार्केट में। सोचो कहाँ कमी है। 1 लाख करोड़ आ जाए, फिर आओ कौन FI आती है। देखे प्रॉब्लम एक ही है, कर लेंगे उन्हें। प्रॉब्लम एक ही है, सारे एक ही स्टॉक में जाना चाहते हैं।
क्या सर फिर से बोला? सारे को टाटा टेक में डालना हाँ, है। सबको टाटा टेक। प्रॉब्लम ये था 1 लाख करोड़ के एप्लीकेशंस भेजे भाई। मतलब जो एफआई सेलिंग करना चाह रहे हैं कर लीजिए, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इनको मैच कर लेंगे, कोई परेशानी इस पे आपको आती हुई। ओके। बट बाकी आईपीओस में भी अच्छा और ऑयल बाय द वे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चल रहा है। ऑयल के सब्सक्रिप्शन की बात है, वहाँ पर भी बाजार को अच्छा रिस्पांस आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। तो आईपीओ मार्केट में भरमार बची हुई है। 4 आईपीओस एक साथ अभी खुले हुए जो आज बंद होने वाले हैं। टाटा टेक सबसे आगे है, बट गांधार ऑयल भी बेहद करीब है इस आईपीओ के। आइए जरा वरुण से अपडेट ले लेते हैं। वरुण, वैसे तो आप थोड़ी देर पहले आप अपडेट बता के गए थे, बट अब जरा फिर से बताइए क्या कुछ चल रहा है आईपीओ मार्केट में। दीप, जब सुबह मैंने आपको अपडेट बताया था तो टोटल जो बिड्स थी वो 1 लाख करोड़ की थी, और अब केवल टाटा का अगर आप देखेंगे, टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो 1 लाख करोड़ के ऊपर के बिड्स जो है इसको मिल चुकी है। इनफैक्ट दीप, जब मैं डेटा बना रहा था 15-20 मिनट पहले ही, ज़्यादा नहीं, तभी अगर आप देखेंगे तो टोटल बिड जो है वो 1,70,000 करोड़ के आसपास की थी, पांचों के पांचों आईपीओ मिला के। लेकिन अभी जब मैं रिफ्रेश करके आया हूं, हालांकि क्योंकि आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन टोटल बिड जो है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर सभी आईपीओ की मिला के जा चुकी है। कुल आईपीओ का जैसे कि मैंने बताया था 7378 करोड़ के आसपास का टोटल इशू था। उसके सामने अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे आईपीओ जो है इनका टोटल मिला ले तो करीब 32-35 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला है। और रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है, जब मैं इसके पहले बना रहा था तब करीब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का रिटेल का जो ओवरऑल बिड्स है वो मिल चुके थे। यानी कि अभी अगर आप इस डेटा को रिफ्रेश करके देखेंगे तो करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल बिड्स जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और टोटल बिड्स जो है वो करीब 2 लाख करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। याद रखिएगा, रिटेल का जो टोटल इशू में टोटल बिड्स थी वो केवल 2750 करोड़ के आसपास की थी। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 40,000 करोड़ की बिडिंग्स जो है वो रिटेल से यहाँ पे आ चुकी है। अब 7,370, जिसमें से 2100 करोड़ तो आपके एंकर इन्वेस्टर लेके जा चुके हैं, तो बचे कुचे में से किसको मिलेगा? और ये बचा कुचा पैसा, जैसे कि अनिल सर कह रहे थे, मार्केट में आएगा। अगर 2 लाख करोड़ मार्केट में आ गया तो क्या होगा? ठीक है, 2 लाख मत लाओ, 50,000 करोड़ तो लाओ। और थोड़ा तो इतना तो बनता है भाई। आशु सर कैसे देखते हैं ये लिक्विडिटी की सुनामी जो आ रही है? अनिल जी बहुत पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ अनिल जी, किसी भी एसेट क्लास में, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो, इक्विटी मार्केट हो, पैसे की कोई कमी नहीं है अनिल जी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंडिया में बहुत पैसा है, लोगों को सिर्फ एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये एसेट क्लास सेफ है, ये मुझे रिटर्न दे सकती है और इसमें पैसे बनते हैं। तो अनिल जी, देयर इज एब्सोल्युटली नो डर्थ ऑफ मनी। ये इंटरेस्टिंग है। आई थिंक अनिल जी, सवाल इसमें ये बन रहा है कि एंड में रेस में आगे कौन होगा, गांधार या टाटा टेक? जो फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर आएगा तब आई थिंक टाटा टेक ही लग रहा है इस समय। टाटा साइज भी बड़ी है ना, साइज भी बड़ी है टाटा टेक का। इन टर्म्स ऑफ मनी तो टाटा टेक ही होगा। आई थिंक नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी टाटा टेक ही हो जाएगा। तो देखो, नाम टाटा का लगा है ना, ऐसा थोड़ी है। तो और नेचुरली फंडामेंटल भी कंपनी तो टाटा टेक बहुत ही बेहतर है। 1/10 है गांधार टाटा का, क्योंकि जो नंबर ऑफ ये बिड्स आई थी, नंबर ऑफ टाइम से पहले कॉम्पीट करने की कोशिश करें। विशेष टिप्पणी बंसल जी की भी है इस पर, बताएं सर। अनिल जी, आपको ध्यान हो, एक आईपीओ था छोटे वाला जिसमें मुझको अलॉटमेंट भी आई थी और आपने मुझे बोला था इसमें जरूर लगाना, और एक्सीडेंटली इंसिडेंटली अलॉटमेंट्स निकली थी अनिल जी। और आपने जो टाटा टेक पे कमेंट्री दी थी अनिल जी, तो मैंने तो थोड़ा सा होमवर्क करा। 2 लाख से नीचे वाली रिटेल, 2 से 10 वाली एचएनआई और 10 से ऊपर वाली अल्ट्रा एचएनआई अनिल जी। तो उसके अंदर अनिल जी मैंने भी एप्लीकेशन लगाई है टाटा टेक के अंदर, मतलब कि थोड़ी बड़ी कैटेगरी में लगाई हैं, और मतलब कि अलग एक स्टैटिस्टिक्स लगाया है। तो टाटा टेक का तो अनिल जी सब्सक्रिप्शन है अनिल जी, वो लोग भी लगा रहे हैं जो लगाते नहीं है मेरे जैसे, तो इसको नहीं बीट कर पाएगा कोई। चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिले, और क्या आप चाहते हैं कि हम सब लोग जो स्टूडियो में बैठे हैं, 4 लोग, पैनल पे 4-5 लोग और हैं, हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना करें कि अलॉटमेंट मिल जाए? हम लोग अनिल जी वो तो मिलेगा ही अनिल जी, वो तो आप चाहे बोले ना बोले अनिल जी, कुणाल जी तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, कुणाल जी की चाह में अनिल जी। कुणाल जी की प्रार्थना से आपका भला होना, तो अब तक क्या 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 नहीं हो गया होता? क्या बात कर रहे हो? सब तो हमारे पे डिपेंडेंट है। आप बोलो आप सोच लो, अगर लगे आपको तो फिर हम 3 दिन फ्री हैं एकदम।
सैटरडे संडे मंडे भी छुट्टी है ना, Yes. तीन दिन एकदम फ्री है, तो हम अच्छे से आपके लिए वो जो भी करना है मतलब वो कर सकते हैं। बदले में आपको क्या करना है वो आशीष जी आपको अच्छे से समझा देंगे जी। तो चलिए, ये है आपके लिए आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, खतरनाक रिस्पॉन्स इन सारे के सारे आईपीओ को, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे, और एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट आपको समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, और उसके बाद आपको दो चीज़ें करनी चाहिए। पहली तो ये कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना चाहिए। ये है इस रिपोर्ट की खास बात। तो आप सोचेंगे दोनों में कनेक्शन क्या है कनेक्शन, क्योंकि भारत के अस्पतालों में बिस्तरों की है कमी, बेड्स कम है। ये रिपोर्ट दी है नाइट फ्रैंक की, और नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्स हैं नूपुर के पास। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि कमी है और काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि 42 लाख बेड चाहिए हमें इंडिया में। 42 लाख, ओके। क्योंकि हर 1000 लोगों पे 3 का रेशो होना चाहिए, तो 3 बेड पर 1000 होना चाहिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ 18 लाख है, 1.3% का रेशो चल रहा है, और डेफिसिट है 1.7 का। तो नाइट फ्रैंक का यही कहना है कि करीबन 24 लाख बेड्स नए यहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल नज़र आ रही है, और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी। और कोविड के टाइम हमने देखा भी था कि कितनी कमी हुई थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, और जितनी भी हेल्थ केयर कंपनीज है, जितनी भी हॉस्पिटल कंपनीज हैं, लगातार एक्सपेंशन यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। बाद में अभी भी देखें तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में करीबन 200 करोड़ स्क्वायर फीट से जो है इस कैपेसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट जो इंडस्ट्री है ये, वो भी आप देखेंगे तो कंपाउंडेड बेसिस पे 18% से ग्रो करती हुई दिख रही है। भारत सरकार का कहना है कि करीबन 580 प्रोजेक्ट से ज़्यादा के निवेश यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ केयर। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है, अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो $3200 करोड़ हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की अपॉर्चुनिटीज़ फ़िलहाल नाइट फ्रैंक को यहाँ पे दिखती है। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल थे जो एक्सपेंशन की प्रक्रिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अपोलो हॉस्पिटल देखें तो आने वाले समय में 2000 बेड्स के नए जो फैसिलिटी है उनकी वो स्टार्ट कर देगी। फोर्टिस में भी 300 से 400 बेड्स हैं। किम्स की बात करें तो 320, यहाँ पर भी आपको आंकड़ा दिखेगा। मैक्स हेल्थ के 2840 नए बेड्स आने वाले हैं, इनकी भी एक्सपेंशन जो है वो रफ्तार पकड़ रही है। ग्लोबल हेल्थ केयर और साथ ही साथ जुपिटर जो हाल ही में लिस्ट हुई थी, वो भी डोंबिवली में अपना 500 बेड का नया हॉस्पिटल लेके आने वाला है। तो नाइट फ्रैंक का कहना है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है हेल्थ केयर में, रेशो काफ़ी छोटा है, करीबन 18 लाख बेड्स फिलहाल इंडिया के पास है, जो काउंट है वो काफ़ी कम है, और 24 लाख नए बेड्स डालने की ज़रूरत है, तब जाके जो पॉपुलेशन है वो कवर होती हुई दिखेगी। और हम देख भी रहे हैं रिसेंटली सारे हेल्थ केयर स्टॉक्स में आपको एक्शन दिखा है, आज भी दिख रहा है, डॉक्टर लाल भी मूव कर रहा है, डायग्नोस्टिक्स भी मूव कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी रिसेंटली एक्शन दिखा है। इस स्पेस पर रखिएगा नज़र, बड़े एक्सपेंशन की ज़रूरत है, ये आपके लिए निकल कर आ रहा है। एक बार शरद जी से भी राय ली जाए, अगर कोई स्पेस है, कोई काउंटर है स्पेस में जो उन्हें पसंद हो। शरद जी, बड़े एक्सपेंशन की ज़रूरत है, कंपनीज कर भी रही हैं एक्सपेंशन, बट और भी ज़्यादा डिमांड भी आ रही है सर। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से आयुष्मान भारत ने टेक ऑफ किया है और जैसी हमारी ट्रैजेक्टरी है आने वाले समय में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इकोनॉमिकली, पर कैपिटा इनकम वगैरह में भी और अर्बनाइजेशन में भी, ये डिमांड में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रहनी चाहिए। और वैसे भी हम डेफिसिट हैं, जैसा नूपुर अभी बोल रही थी कि जितने नंबर ऑफ बेड्स आइडियली होने चाहिए उससे काफ़ी कम है हमारे पास। तो मुझे लगता है ये एक स्पेस तो है जहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की काफ़ी है। एक यूनिक पोजीशनिंग में मैक्स हेल्थ केयर आता है, जहां वो लोग फाइनेंशियल प्रूडेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं और लगातार छोटी कंपनीज लेकर टेक ओवर, टर्न अराउंड करके इम्प्रूव कर रहे हैं। हेल्थ केयर ग्लोबल ऑन्कोलॉजी में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं उस स्पेस पे जो शायद हार्ट की प्रॉब्लम्स के बाद सबसे बड़ा स्पेस है जहाँ ज़्यादातर हॉस्पिटल्स फोकस कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अपोलो भी अभी तो थोड़ा सा चल गया है तो वापस से थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे आ गया, बट अगर आप उसको भी लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो मुझे लगता है अपोलो में आपको बेनिफिट ये है कि बड़ा बेस ऑलरेडी बन गया है और जो एडिशनल कैपेक्स होगा वो इतना मटेरियल नहीं होगा साइज के मुकाबले में। बट चारों पांचों चीज़ों को अगर आप बैलेंस करके देखें तो मुझे लगता है नारायणा शायद वन ऑफ द बेस्ट सूटेड इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। नारायणा और मैक्स हेल्थ केयर, ये दोनों मुझे लगता है बहुत आइडियली प्लेस्ड हैं, क्योंकि मैक्स हेल्थ केयर जिस तरीके से इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहा है कंटिन्यूअसली और वीकर बैंक हॉस्पिटल्स को लेकर टर्न अराउंड कर रहा है, वो एक काफ़ी यूनिक पोजीशनिंग है।
और नारायणा में मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, और जिस तरीके से एक हॉस्पिटल को आइडियली रन होना चाहिए वो वैसे ही रन हो रहा है, और ग्रोथ पोटेंशियल भी काफ़ी है। तो मुझे लगता है अगर आपको 2 स्टॉक्स पे बेट करना हो ग्रोथ के लिए और छोटे स्टॉक्स में, तो मुझे नारायणा और मैक्स हेल्थ केयर काफ़ी पसंद है। और बड़े में आपको अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो ऑब्वियसली अपोलो अनडिस्प्यूटेड लीडर ही है। तो अपोलो तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, वहाँ पर तो रखिए नज़र, बट नारायण और मैक्स हेल्थ केयर ये 2 और काउंटर्स हैं जहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं। आज थोड़ा आपको नरम दिख रहे होंगे, बट रिसेंटली बड़ा एक्शन इस स्पेस में आपको दिखा है। एक और स्पेस जहाँ पर बड़ा एक्शन आपको दिख रहा है, हेल्थ केयर स्टॉक्स मूव कर रहे हैं आपके। इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। न्यू इंडिया एश्योरेंस 20% आपको आज ये उछलते हुए दिखा है। GIC वहाँ पर ज़बरदस्त उछाल आपको दिखा है। इनफैक्ट न्यू इंडिया एश्योरेंस सुबह दोपहर से ही सर्किट पे है 20% के। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्प यहाँ पर आपको 10% की तेज़ी आती हुई दिखी है। और फिर इसमें आप ऐड GIC तो अब आपके लिए 18% हो गया है, और इसमें अब आप ऐड करिए LIC। लिस्टिंग के बाद की इंट्राडे की सबसे बड़ा उछाल LIC में आज आपको देखा है। बहुत रेयरली होता है जब आप 2-3% से ज़्यादा की मूव आप LIC में देखें। 10% की मूव आज LIC में आपको आती हुई दिख रही है, और ये कोशिश कर रहा है अपने इशू प्राइस तक जाने में इस समय। तो आइए जरा समझा जाए वरुण के साथ चल क्या रहा है, स्पेशली ये 3 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस में सडनली इतना बड़ा एक्शन कहाँ से आ गया। वरुण बताइए। तो दीप देखिए, फार्मा चल रहा है, डायग्नोस्टिक चल रहा है, हेल्थ केयर चल रहा है। अभी ऊपर बता के गई कि इतने उतने बेड्स की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स आएंगे तो इंश्योरेंस तो लेंगे ही, तो इंश्योरेंस भी चल रहा है। हालांकि डेटा अगर आप देखेंगे इंश्योरेंस का तो कुछ अच्छा है, इसके लिए आप देखें कि पीछे कुछ दिनों से चल रहा है, और आज तो एकाएक अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पर रैली देखने मिली है। अक्टूबर महीने का आप इंडस्ट्री डेटा देखिए, इंडस्ट्री का जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है उसमें करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली, और 23,700 करोड़ पे जो है वो पहुँच चुका है, जिसमें कि न्यू इंडिया एश्योरेंस में प्रीमियम में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर जो है उनके प्रीमियम में 22%, बजाज अलायंस, SBI जनरल जैसे कंपनियां जो है वो लगातार ग्रोथ डिलीवर कर रही है 50 से 55% के आसपास की। APE ग्रोथ देखें करीब 13% के आसपास की ग्रोथ जो है वहाँ पर भी देखने मिली है। और FY24 में कंपनियां जो है अगर LIC को अगर आप देखेंगे तो न्यू बिजनेस प्रीमियम जो है उसमें डबल डिजिट ग्रोथ जो है ये लगातार डिलीवर करते जा रहे हैं। इनफैक्ट रिटेल हेल्थ और मोटर ओन डैमेज सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी प्रीमियम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। 23% के आसपास की आपको रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ जो है वो देखने मिल रही है। मोटर ओन डैमेज में 12% के आसपास की ग्रोथ है। तो इंश्योरेंस एज ए स्पेस अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर महीना यहाँ पे काफ़ी बेहतर रहा है। आप जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस है इसके तो कह सकते हैं कि फेस्टिवल का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस पे फेस्टिवल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर आप नई गाड़ियाँ लेते हैं तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस भी बिकता है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट देखने मिला है। इसके अलावा एक और थियरी जो मार्केट में चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं। नो डाउट वैल्यूएशन तो सस्ते हैं क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चले नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस भी है, और हर पॉलिटिकल पार्टी का आप मैनिफेस्टो लगा खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपको देखने मिलेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ज़रूर होती है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है, क्या मतलब कैसे इंश्योरेंस बेनिफिट्स देंगे, अच्छा उस टाइप की चीज़ें तो आपको काफ़ी जगह ये देखने मिलेगा। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है वो एकाएक थोड़े बहुत फ्लेवर में आ गए। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है वो काफ़ी चल रही थी, अब सरकारी की बारी आ गई। तो प्राइवेट इंश्योरेंस में तो ऑलरेडी हमने मूव देख ली, अब सरकारी इंश्योरेंस पर भी मूव आती हुई दिख रही है। LIC चल पड़ा है। LIC शरद जी आप प्रसन्न है LIC के चलने तो नहीं कहूँगा, हिलने डुलने से? नहीं, मैं तो चाह तो यही रहा हूँ कि चले थोड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, बट मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी है। मुझे लगता है पोस्ट लिस्टिंग अब जो रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया है कि नॉन पार प्रोडक्ट्स में 4 ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, तो ग्रेजुअली वो क्लियर है कि जो ट्रेडिशनली जैसे ये बिजनेस रन कर रहे थे अब जैसे रन करेंगे उसमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी पे एक फोकस रहेगा। और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को जब आप मोबिलाइज करते हैं तो ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको नंबर्स में आने वाले समय में दिखाई देना चाहिए। तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया रहेगा लॉन्ग टर्म इनके लिए, और ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। और यहाँ से मैं सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड LIC है, मेरे लक्ष्य तो करीब 1200-1300 रुपए के हैं, तो मुझे लगता है LIC में तो काफ़ी बड़ी अपसाइड आनी चाहिए। और जहाँ तक जनरल इंश्योरेंस की बात है, मुझे लगता है
बाकी सारे स्टॉक्स तो थोड़ा सा रनअप कर गए थे, जीआईसी कंपैरेटिवली रनअप नहीं किया। और एक मटेरियल डेवलपमेंट जो मैं पिछले साल 1.5 साल से बोल भी रहा हूँ वो ये है कि कॉस्ट के साइड पे जो इनको रीबैलेंसिंग करनी थी वो इन लोगों ने कर दी है। अब कोर जो बिजनेस है वहाँ से इनको कमाई आ रही है, प्रीमियम्स वगैरह रीएस्टैब्लिश कर दिए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो एक एडिशनल बूस्ट होगा। जीआईसी में इतने रनअप के बावजूद भी अगर आप देखें तो 45-50 रुपये रिपोर्ट करेंगे वो अगले साल। तो मुझे लगता है 7-8 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए, तो यहाँ से भी 350-400 तक के लक्ष्य हो सकते हैं। न्यू इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट वाला एंगल है जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट बुक में बहुत बड़े उनके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो मुझे लगता है ये कुछ ट्रिगर्स हैं। और वैल्यूएशन अभी भी महंगी नहीं है, अगर आप देखें तो 12 रुपये अगले रिपोर्ट करेगा तो न्यू इंडिया लगभग 18-20 के मल्टीपल पे आपको अवेलेबल है, जहाँ प्राइवेट इंश्योरेंस 30-35 के मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है साइज का एक एडवांटेज है, बिजनेस में एक टर्न अराउंड है, जनरल इंश्योरेंस में भी। और एलआईसी तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली अब आपको लगातार ऐसी इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेंगी, बट इंश्योरेंस थोड़ा स्लो मूविंग होता है, तो हो सकता है आपको 1-2 क्वार्टर कम ज़्यादा मिले, बट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड जो चेंज आ रहा है वो क्लियरली विजिबल है। तो रखिए नज़र पीएसयू इंश्योरेंस पर अच्छी मूव आ रही है, आज तो सर्किट मार दिया न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने, बट एलआईसी भी लिस्टिंग के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन आपको दिख रहा है। 675 के लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है, 10% की इंट्राडे मूव एलआईसी में दिखी है। बट एलआईसी को तो लिस्ट हुए थोड़ा समय हो गया है। एक स्टॉक जो लिस्टिंग के दिन सुस्त था, लिस्टिंग के बाद 20-22 ऑलमोस्ट 25% तक गिरा था और वहां से जबरदस्त रिकवरी इसने दिखाई है, होनासा यानी कि मामा अर्थ। जबरदस्त एक्शन इस काउंटर में होते हुए आपको दिख रहा है। 324 का इसका इशू प्राइस था, वहां से फिर हमने देखा करीब 250 तक, 256 तक के लो इसने बनाए थे और जो जबरदस्त रिकवरी उसमें आई है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है वहां से। होनासा 256 का लो था, आज इसने 486 का हाई बनाया है। अनिल जी, एक बार इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। आईपीओ के वक्त और आईपीओ के बाद बहुत सुस्त रिस्पांस मिला, बट उसके बाद से जो रिकवरी आई, 9 नवंबर को इसने बॉटम आउट किया था, वहां से जो रिकवरी है वो शानदार रही है सर। आई एम नॉट सरप्राइज, मतलब मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि ये इशू के बाद थोड़ा नीचे गया, थोड़ा मुझे सरप्राइज था कि काफ़ी नीचे आ गया 250 के आसपास, क्योंकि हमारा अंदाजा था कि इशू प्राइस के आसपास 5-25 रुपये घट जाए अलग बात है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि 300 के नीचे जाना चाहिए। और हमारी राय भी इसलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से इशू क्लियर था, व्यू क्लियर था कि प्रॉफिटेबल हो जाएगी कंपनी। और ये जो क्वार्टर के रिजल्ट आए, जिसमें हमने कल भी इसको स्टॉक ऑफ द कल दिया था, परसों दिया था, कौन सा वाला स्टॉक ऑफ द डे? कल दिया था, कल दिया, हाँ कल ही तो था। 20% कल ऊपर के सर्किट पे था, उसके बाद फॉलो बैंक। ये डीप क्या है कि ये न्यू ई कॉमर्स कंपनियों में मामला ऐसा ही है। इनके साथ क्या है, प्यार और मोहब्बत है तो पूरी है, और नफरत है भी तो पूरी मतलब शिद्दत से एकदम। तो जिनको नहीं पसंद आता ऐसे ठोक ठोक के बेचते हैं, मतलब जैसे कि कंपनी बंद होने वाली है। और जैसे आपका दिल बदला, ओहो ये प्रॉफिटेबल हो रही है, वाह वेरी गुड, ऐसे कूद कूद के खरीदते कि पेटीएम डबल हो जाता है, जोमेटो 3 गुना हो जाता है, 40 वाला 120। तो ये ऐसे ही है इन शेयरों में, जिसको पसंद आएगा वो जम के लेगा, नहीं पसंद आएगा तो तोड़ के बेचेगा। सो अब ये रिजल्ट्स के बाद पूरा व्यू बदल गया देखो। और कल हमने बात भी की थी उनसे, अलग साहब से। यस सर। उनका भी व्यू बहुत क्लियर था कि परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहेगी। सो आई थिंक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, और हमने इस साल कहा भी है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनियों में तेज़ी का माहौल रहेगा, ये ध्यान रखें अगले 1 साल के लिए। गॉट इट। ई कॉमर्स और ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनीज का ध्यान रखेगा। होनासा, मामा अर्थ, यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन आ रहा है, इंश्योरेंस स्पेस में एक्शन आ रहा है, कुछ और न्यू एज कंपनीज भी आपको मूव दिखा रही हैं। तो बाजार में रोटेशन के मौके आपको कई सारे मिल रहे हैं। वो वही है, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक उस दिन मूव कर रहा है, वो अगर आप ट्रैक कर ले तो अच्छी मूव दिखेगी। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, इस पर भी रखिएगा नज़र। आज ये थोड़ा एक्शन में आ रहा है। डेटा पैटर्न्स पर एक अच्छी मूव आ रही है, ये भी एक बढ़िया मूव दिखा रहा है। भारत डायनामिक्स, इस पर एक स्पाइक आपको मिलते रहा है, करीब 5% ऊपर है। इनफैक्ट डिफेंस स्टॉक्स के लिए आज अच्छा दिन है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और साथ ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस भारत डायनामिक्स में भी दिख रही है। पर आइए, आशु जी की तरफ से एक कॉल आ रहा है, बिगुल उनके लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर। दीपांशु, एक जैसे पूरे महीने में एक स्टैंड था कि मेटल स्टॉक सबसे बेस्ट है, और अभी भी मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में जब अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो मेटल्स ही लीड करेगा। और एक स्टॉक जो हमने बिगिनिंग ऑफ द मंथ में भी स्प्रेड दिया था दीपांशु, वो बहुत अच्छा रहा था, और 1:1 दिया था, वो हिंडाल्को।
हिंडाल्को में भी फिर आज कल में फिर से एक ट्रैक्शन बनी है, तो दीपांशु एक अगेन कैलकुलेटिव मूव 507.8 का हिंडाल्को का फ्यूचर चल रहा है, 505 की कॉल 5.5 रुपए है, ये कॉल लेके बैठ जाना चाहिए दीपांशु। मुझे लगता है कि एक कैलकुलेटिव मूव है कि अगर किसी को प्लेन वनीला लेनी है तो 505 की कॉल ले ले 5.5 रुपए में, सो यू आर जस्ट पेइंग 2 रुपीज प्रीमियम फ्रॉम द करंट फ्यूचर प्राइस, और आपके पास 4 दिन है, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर 10 रुपए की मूवमेंट भी आ गई तो ये 3 रुपए आपके 10 रुपए बन जाएंगे। या फिर अगर और ज्यादा अगर आपको वो करना है तो 505 की एक कॉल लीजिए, 515 की 10 रुपए ऊपर की कॉल 2 रुपए पे बिकती है, 1 रुपए 90 पैसे, तो आपकी कॉस्ट 3 और कम हो जाती है, मतलब 3 रुपए की रह जाती है। सो वर्चुअली आपने फ्यूचर ले लिया। ये लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड है, और मुझे लगता है कि हिंडाल्को में जो ट्रैक्शन बना हुआ है, और अब क्या है कि दीपांशु अगले 3 दिन में ना प्रीमियम इतने कम हो गए हैं कि यू डोंट माइंड पेइंग द प्राइस। ये प्रीमियम देने में हमारे को कुछ भी लॉस नहीं होगा, और 1400 का लॉट है, अगर मतलब 1 का 3, 1 का 2, 1 का 4 हो जाए तो बहुत अच्छा ट्रेड माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को में ये ट्रेड किया जा सकता है। हिंडाल्को ये आशु जी के रेडार पर आ रहा है। रिसेंटली यहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम दिखा भी है, कल भी थोड़ा मूव कर रहा था, आई थिंक कल सेकंड बिगेस्ट गेनर था भी निफ्टी का, और अब आशु जी ने खरीदारी की राय दी है हिंडाल्को। 505 का कॉल आप खरीद कर यहाँ पर चल सकते हैं। आइए सीमेंस, ये स्टॉक रिसेंटली काफ़ी एक्शन में रहा है, इसके नंबर्स आने वाले हैं, डिलेड नंबर्स आ रहे हैं, काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई है रिसेंटली इनका ग्लोबल विंड एनर्जी कारोबार को लेकर, बट नंबर्स कैसे रहेंगे एक बार कुशल से जान लिया जाए। कुशल बताइए सीमेंस क्या है एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल दीपा, देखिए नंबर्स के लिहाज से तो अच्छी नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रंट पर करीबन 19.5% की ग्रोथ होकर 5,173 करोड़ पर कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। इनफैक्ट अच्छे शॉर्ट साइकिल ऑर्डर्स में ऑर्डर इनफ्लो जो है ये बढ़ता हुआ दिखेगा, और इसी वजह से कंपनी की जो ओवरऑल टॉप लाइन है वहाँ पर अच्छी इंप्रूवमेंट होगी, और कंपनी ने एग्जीक्यूशन भी इस बारी काफ़ी अच्छा किया है। साथ ही कामकाजी मुनाफे के लिहाज से 32% की ग्रोथ होकर 621 करोड़ पर यह कंपनी का आंकड़ा रह सकता है, और मार्जिन इसी वजह से 10.8% के मुकाबले हम 12% इस बारी अनुमान लगाकर चल रहे हैं, और कंपनी का मुनाफा भी 27% ग्रो कर लगभग 500 करोड़ पर हमारी उम्मीद है कि ये आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है। ऑफकोर्स ये देखना है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस तरह का कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो रहता है, और साथ साथ आगे चलकर एग्जीक्यूशन ट्रेंड अगर मैनेजमेंट उस पर कुछ अपना जो है कमेंट्री दे पाए, इस पर हमारा फोकस रहने वाला है। उसी का इंतजार रहेगा जो इनका विंड एनर्जी कारोबार है, ग्लोबली जो इसमें परेशानी भी हुई है, इस पर रखनी है नज़र। वैसे आज वागले साहब की पिक ऑफ द डे में भी था। वागले साहब, कोई लेवल्स रिव्यू करने हैं और क्या ऐसे कैरी फॉरवर्ड करना है 3 दिन के लिए, और जब उसके फिर नंबर्स आएंगे, या फिर आज अगर पोजीशन लिए तो बंद कर दें इसे? दीपांशु एक्चुअली वो मोमेंटम आया नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब प्राइस नीचे नहीं है, प्राइस वहीं पे है, 2-4 रुपए इधर उधर होगा, तो अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर आप गैप डाउन भी हो सकता है। आप ट्यूसडे को फ्रेश कॉल लीजिए, पैटर्न इसका अच्छा बन रहा है। अगर ये टॉप 3660 के पार निकल जाता है, अभी 363132 है, 3650 नॉट 3660, 3650 के बाद ये 100-150 रुपए की मूव दे सकता है, पैटर्न इंटैक्ट है, लेकिन रिजल्ट प्ले है तो अवॉइड करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए सीमेंस। नंबर्स आने वाले हैं इसके 28 तारीख को, इस पर रखिएगा नज़र, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस इसकी आएगी। एक दो और कैश स्टॉक्स पर मैं नज़र डाल रहा था जहाँ पर मूव है। MRPL ये थोड़ा एक्टिव दिख रहा है ट्रेड में, और बंसल जी भी है हमारे साथ। एक बार MRPL के चार्ट पर बंसल जी से राय लेना चाहूँगा। बंसल जी बताएं सर, MRPL। दीपांशु बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। इस स्टॉक को हमने नीचे दीपांशु स्पॉट किया था 63-64 के अराउंड, और 120 के टारगेट दिए थे, और तब भी आपने एक टफ सवाल पूछा था, तो अब वो लेवल्स आ रहे हैं दीपांशु, और ऊपर में 128-130 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग की राय है। यहाँ पर अगर आप देखें 128-130 के अराउंड जून 2022 के हाइज हैं, तो जिनके पास हैं होल्ड करें, 128-130 के अराउंड प्रॉफिट को बुक करें। 128-130 तक जाने की संभावना है MRPL है। और MRPL से याद है बंसल जी, ये कुणाल जी की बर्थडे, लेकिन ये क्या सुमित जी भी आज छुट्टी पे, सुबह भी नहीं दिखे, अभी भी नहीं। MRPL बहुत रिकमेंड करते हैं, अभी ऐसा आपने नाम लिया तो याद है ना? अनिल जी, सुमित जी का तो आइडिया नहीं है, और कुणाल जी जब मुझको लेके नहीं गए तो अनिल जी इतना तो मैं डेड श्योर हूँ कि सुमित जी को भी लेके नहीं गए होंगे। सुमित जी अपने आप ही कहीं इधर उधर फोटोशूट कर रहे होंगे अनिल जी। हाँ, सुमित जी कहीं और अलग जगह छुट्टी मना रहे होंगे, ये बात तो सही है। तो चलिए, MRPL एक्शन में है, भरपूर एक्शन में। कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं और जा रहे हैं बैन वाली लिस्ट में बताने के लिए तैयार है आशीष, बैन से बेनिफिट।
मेरे ख्याल से 7 स्टॉक बैन में आशीष, कितने? 9 स्टॉक बैन, 9 स्टॉक में से बाहर आने की तैयारी है क्या? 2 स्टॉक की तैयारी है। बताओ। उम्मीद तो एक्चुअली 4 से थी, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है 2 से। ये कंफर्मेशन हमारे पास। सबसे पहला नाम है MCX, जहां पर पोजीशन घटकर हो गई है 77%। आ गया पक्का बार। दूसरा नाम है RBL बैंक, 79% हो गई है। पक्का बार, तो ये भी बाहर आ जाएगा। बाकी जिनसे उम्मीद थी पोजीशन कम नहीं हो रही है वो इंडिया सीमेंट है, ये 80.85% है। जी एंटरटेनमेंट 80.94% है और मनोपुरम 81.4% है। बॉर्डर पे है, आ सकते हैं इनमें से कोई है। अभी 10-12 मिनट तो हैं एक्चुअली। बिल्कुल 11 मिनट बचे हुए हैं सर। अब उम्मीद है कि ये स्टॉक बैन से बाहर आ सकते हैं। लेकिन एंट्री के लिहाज से भी अगर आप देखें तो आज का स्टार BHEL, यहाँ पर पोजीशन सर काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। यस सर आ रहा है बैन। अच्छा, बैन में क्या बात है। वो भी 119% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ आ रहा है, तो ना कि सिर्फ बैन में आएगा, थोड़े दिन बैन में बना भी रहेगा। ग्रैनुअल्स, ये भी स्टॉक ऐसा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी पोजीशन 5% है। तो निश्चित है कि 2 स्टॉक आपको एग्जिट करते हुए नजर आएंगे, MCX और RBL बैंक। एंट्री के लिहाज से 2 स्टॉक्स में कंफर्मेशन है, BHEL और ग्रैनुअल्स। ओके, ग्रेनुल्स भी आ जाएगा और BHEL भी आ जाएगा, दोनों में पोजीशन, और दोनों आज रिकमेंडेशन लिस्ट में रहे भी। ग्रेनुल्स मेरे ख्याल से अभी वागले सामने नहीं, अभी वागले सामने पिक ऑफ द यस, अगले हफ्ते की पिक। और सुबह हिमांशु गुप्ता साहब ने दिया था ग्रेनुल्स खरीदारी करने की राय, ये आपके लिए आती है। BHEL में क्या करें, रख लें पोजीशन, कैरी फॉरवर्ड करें या स्क्वायर ऑफ करें? नहीं बिल्कुल, अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड है तब तो तीनों टारगेट, बट अदरवाइज जिनको डिलीवरी के हिसाब से या थोड़ा 190-200 के टारगेट के लिए रखें तो उस हिसाब से डिलीवरी वो तो रख ही सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए छोटा। आपको याद है आज मैंने क्या बोला था? इसको मैंने इसलिए बोला कि अगले जो फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं अगले महीने का लेना। इसको क्या है, थोड़ा सा चलाने की ये बैन मैनिंग। हाँ, सो अच्छा, जिन लोगों ने अगर लिया है अगले महीने का तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो क्या आप रोल ओवर नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये है आपके लिए BHEL, इस पर रखिएगा नज़र। यहाँ पर भी एक्शन आते हुए दिख सकता है। एक और स्पेस जहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, रियल, वहाँ पर भी रखेंगे नज़र। उससे पहले आइए एक बार पहले 3-20 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। 3-20 बच भी चुके हैं, चलते हैं अनिल जी के पास। अनिल जी, 60 पॉइंट ऊपर हो गया डाउ फ्यूचर्स, हल्का ही सही, बट आज लग रहा है कि शायद अच्छी शुरुआत अमेरिकी बाजार में हो सकती है। नैस्डैक फ्यूचर्स ठीक ठाक है, यूरोप में भी रिकवरी हो गई, यूके के बाजार पॉजिटिव आ गए, और बाकी तो ठीक ठाक ही एक्शन है। बताएं सर, क्या करके जाना है हमारे लिए? 3 दिन तेजी ध्यान तेजी का, यदि इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और आप देख लीजिए कि सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं बता रहा था कि अब बैंक निफ्टी पे व्यू चेंज हो रहा है। आज बैंक निफ्टी आप देखिए, निफ्टी वहीं का वहीं है। यस, कहीं कुछ नहीं बदला, थोड़ा 10-15 पॉइंट नीचे जाकर वापस 19,800 आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 43,785 यहाँ क्लोज होने को तैयार है। ये बढ़िया क्लोजिंग मिल रही है। अपने 43,600 पे खुश थे, ये तो 200 पॉइंट वहाँ से भी ऊपर देने की तैयारी में अच्छी क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाई रखी जाए और सोमवार के लिए खरीदी जाए। और आपको काम एक करना है, और वो ये है दीप की 43,500 का पुट ऑप्शन अगर आप हेजिंग के लिए रखना चाहें तो कर लिया, अगर कोई दिक्कत वाली बात, नो प्रॉब्लम। ओके, ये है आपके लिए निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर राय। पोजीशन रखिए। डेज हाई पर बैंक निफ्टी क्लोज होने को तैयार हो रहा है। 43,600 के ऊपर अनिल जी ने कहा था उन्हें क्लोजिंग चाहिए, 43,800 के आसपास आपको क्लोजिंग मिल रही है, ज़बरदस्त है। और 19,800 पर बैंक निफ्टी भी क्लोज होने के लिए तैयार है। रियल एस्टेट, इस पर डालते हैं नज़र। जेपी मॉर्गन की एक दमदार रिपोर्ट आई है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर। यहाँ पर एक्शन है, मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर में भी कुछ चल रहा है, यहाँ पर भी एक्शन है। एक बार पहले आशीष से जानते हैं जेपी मॉर्गन का क्या कहना है। आशीष बताइए। बुलिश नजर आ रहे हैं पूरे सेक्टर को लेकर। ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार से अफोर्डेबिलिटी में इजाफा देखने को मिला है, जो ब्याज दरें भी काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं स्थिर देखने को मिल रहा है, इसके चलते रियल एस्टेट मार्केट में अब काफ़ी बढ़िया बस देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो NCR रीजन है, बेंगलुरु है, यहाँ पर भी अब कीमतें बढ़ने का जो ट्रेंड है ये भी आपको देखने को मिल रही है। और जो लिस्टेड कंपनियां हैं इनकी 18 से 20% प्री सेल्स जो गाइडेंस है वो हासिल करने का जो उम्मीद जताई जा रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री के ऊपर लगातार हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपडेट्स आ रही है, जहां पर बता रहे हैं कि एक ज़माने में 2020-21 में अगर आप देखें तो अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी जो फ्लैट्स बिक नहीं रहे थे, तैयार हो गए थे, बड़ी चिंता का कारण था पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। इसमें काफ़ी तेज़ी से इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। और साथ में अगर आप देखें तो जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं इनकी तो डिमांड काफ़ी अच्छी है। कोरोना के बाद हमने देखा था कि जो ऑफिस स्पेस है, कमर्शियल स्पेस है, यहाँ पर थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर भी आपको ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं। जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट है काफ़ी अच्छी लग रही है।
ये मान रहे कि अगर कोई 2 से 3 साल का व्यू बनाए तो जो लिस्टेड रीट्स हैं यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि जो फिलहाल NAV चल रही हैं वो सही वैल्यू से 25% के डिस्काउंट पर चल रही है, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। और इस ट्रेंड को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया रिपोर्ट में, जहां पर ये कह रहे हैं कि बैंगलोर में फिनिक्स का जो नया मॉल खुला था वहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। लगभग 50% जितने भी स्टोर्स थे वहां पे सारे ऑक्यूपाई हो गए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो स्टॉक्स फोकस में रखने चाहिए, फिनिक्स मिल है, प्रेस्टीज एस्टेट्स हैं, DLF जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनको रडार पर रखेंगे। ये है आपके लिए कुछ रियल एस्टेट काउंटर्स जहाँ पर रखनी है नजर। जबरदस्त एक्शन होता दिख रहा है। ये एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी 69 रुपीज पर खरीदे 19,850 का कॉल ऑप्शन 30 नवंबर की एक्सपायरी का। यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा अनिल जी मैं दूर का दूंगा, इसमें 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ट्यूसडे के लिए। अगर बहुत गैप डाउन हुआ तो डेफिनेटली क्लोजिंग बेसिस पर रखने की जरूरत नहीं, निकल ही जाए। बट देन अगर फ्लैट खुलता है तो क्लोजिंग बेसिस पर रहेगा, ये एक कंडीशन रहेगी। और टारगेट्स अनिल जी इसमें निकल कर आ रहे हैं 107 रुपए से लेकर 134 रुपए के। सो 107, 134 ये तो टारगेट्स के लिए खरीदना है आपको 19,850 का कॉल। ओवरऑल अनिल जी मार्केट तो निफ्टी तो फ्लैट ही रह रहा है 2 दिन से, बट जो हिसाब से बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है, जैसे अभी आपने भी कहा, दैट हैज बीन रियली गुड। आई मीन वही प्रेशर में था अनिल जी जो निफ्टी को भी इतने दिन से प्रेशर में रखा था बैंक निफ्टी ने सिंस RBI मूव। एंड जो हिसाब से रिकवरी आई है यहाँ पे, देयर इज अ क्वाइट हाई चांस कि अगर ओवर द वीकेंड या तो छुट्टियों के दौरान अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट में, सो डेफिनेटली फिर मार्केट ऊपर की तरफ घूमना चाहिए। इन एंटीसिपेशन ऑफ दैट 19,850 का कॉल खरीदने की सलाह। 19,850 का अगले हफ्ते यानी कि मंथली एक्सपायरी का पुट ऑप्शन खरीदना है 68 रुपये में। सॉरी कॉल ऑप्शन, सॉरी कॉल ऑप्शन लेना है, गलती हो गई। 23 का स्टॉप लॉस 107 और 134 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और मैं भी इस कॉल ऑप्शन में जय के साथ पूरी तरह से हूँ। मेरा भी व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर पॉजिटिव साइड पर ही बनकर आ रहा है। लंबे वीकेंड के पहले भी ठीक है मामला, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दिखती नहीं। दिक्कत वाली बात रियल एस्टेट में भी नहीं दिखती, जैसा भी आशीष बता रहे थे, लेकिन आशीष को मैंने रोक लिया जाने वाले से, क्योंकि मैंने कहा कि आशीष ने पूरा सब तो बता दिया, अपने काम की तो बताई नहीं। तो हमारे मुंबई का भी तो हाल बता आशीष, मुंबई में रियल एस्टेट का कैसा क्या सीन है? सर यहाँ तो ट्रेंड सबसे बढ़िया है। इनफैक्ट मुंबई में जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से बिक रहे हैं। एक हाँ, ये 2021 में अगर आप देखें तो जो इन्वेंट्री थी यानी जो फ्लैट नहीं बिक रहे थे उनकी संख्या करीब 118 महीनों की अवेलेबिलिटी थी इन्वेंट्री के लिहाज से, जो कि अब घट के सिर्फ 38 महीने के आसपास हो गई है। और पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो 722 घर ऐसे हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ से ऊपर की है, इनकी बिक्री देखने को मिल रही है। तो डिमांड यहाँ पर जितने महंगे फ्लैट्स हैं उतनी बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अनसोल्ड इन्वेंट्री अभी फिलहाल 15 साल के निश्चित स्तर पर चल रही है, तो इसका भी बेनिफिट कुछ स्टॉक्स को देखने को मिलेगा। जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी एक एवरेज कॉस्ट निकल कर आ रही है 65,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। ये एवरेज कॉस्ट है, काफी सारे इलाकों में इससे कहीं ज्यादा जो है कीमतें हैं। तो स्टॉक जो आप रडार पर रख सकते हैं वो मैक्रोटेक डेवलपर्स, ओबरॉय रियल्टी और कीस्टोन रियल्टर्स, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें लग्जरी प्रोजेक्ट्स का फायदा मिलता है। ओबरॉय, गोदरेज और रुस्तम जी, लोढ़ा भी मैक्रोटेक। ओके, ये है कंपनियां मुंबई की रियल एस्टेट की जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जानी मानी जाती है। यहाँ पर डिमांड है बड़ी स्ट्रॉन्ग, ऐसा आशीष बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बाय द वे 62 गुना हो चुका है टाटा टेक। और अपडेट मैं आपको बता दूं 71 लाख हो गई, 71 लाख हो गई भाइयों, जोर लगाओ थोड़ा। 73 लाख, 2.5 लाख और 73,30,000 LIC की हुई थी। 73,40,000 मान लीजिए, 73,40,000, 38 लाख थी, हाँ 38,000 थी। तो हाँ 73-40 अगर हो गया तो आप LIC को बीट कर देंगे। तो 2.5 लाख अगर यहाँ से और एप्लीकेशंस आ गई हैं जी तो आप LIC को बीट कर देंगे। लग रहा है सर हो जाएगा। पहली बार हमने IPO के 3 दिन पहले बोल दिया पैसा तैयार है। हाँ, याद है मुझे। और लिस्टिंग पे डबल होने की भी बात हमने आपको बोल दी थी लिस्टिंग पे या 5% ऊपर नीचे, बट कुल मिला के ये है कि बढ़िया पैसा बनेगा अगर आपको अलॉटमेंट लगा तो। ये बात साफ है। ओके, ये है आपके लिए IPO। मार्केट गर्म है, हमारा बाजार भी ठीक ठाक है।
बैंक निफ्टी तो ज़बरदस्त मोमेंटम है, निफ्टी एंड में थोड़ी गेंस गिव अप कर रहा है, वो भी क्या 10 पॉइंट नीचे बंद होने की तैयारी है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। रोटेशन था आज भी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन आया, फार्मा आज लीडर्स थे, सिप्ला सुबह कह ही दिया था खरीदारी करिए, 2.5% ऊपर बंद हो रहा है 1200 के लेवल पर। डिवीज़ में अच्छी मूव आई है, डॉक्टर रेड्डीज भी सुबह आपके लिए बजिंग था। दिग्गजों में देखें तो HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ये सारे प्राइवेट बैंक्स आपको मूव करते हुए दिख रहे थे। SBI में भी हल्की फुल्की खरीदारी देखी है। निफ्टी की ब्रेथ थोड़ी खराब थी, बट टॉप लूजर विप्रो सिर्फ 1.5% नीचे, ऐसा बड़ा कट नहीं था, बट IT आज पूरा कमजोर था। ITC का योगदान आपने नहीं आते हुए देखा है, मेटल्स थोड़े आपको नरमी में दिख रहे थे, इसकी वजह से आप देख रहे हैं हल्की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हो रहा है। बट बैंक्स में जबरदस्त एक्शन दिखा है और बैंक्स में टॉप गेनर एक्सिस था, करीब 1% ऊपर कॉन कॉल के बाद, यहां पर थोड़ा अच्छा एक्शन आपको आते हुए भी दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, जबरदस्त एक्शन दिखा है आपको BHEL में 6%, बट पॉसिबिलिटी है कि शायद ट्यूसडे को वायदा कारोबार के बैन में दिखे। HAL अच्छी मूव आई है, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस दोनों काफी एक्टिव थे, साथ ही ग्लेनमार्क में सुबह से अच्छा एक्शन दिखा है। जुबिलेंट फूड भी आज काफी एक्टिव ट्रेड में दिख रहा था। वीकनेस थी बलरामपुर चीनी में 2% का कट, M&M फाइनेंस पे प्रेशर था, IEX में मुनाफा वसूली हुई, पीरामल एंटरप्राइजेस फिसला है, साथ ही वोल्टास, यूनाइटेड ब्रूअरीज, L&T फाइनेंस, कैनफिन और विप्रो यहाँ पर भी कमजोरी थी। अनिल जी, 43,600 चाहिए था, 43,750 मिल रहा है, 19,800 चाहिए था, 19,790 मिल रहा है। तो जो लेवल्स की बात करी ना एवरेज ठीक आएगी, डोंट वरी, 800 के आसपास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। तो जो लेवल्स चाहिए थे आपको मिल गए, 2-5 पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऐसे तो दीप देखो, पिछले इस हफ्ते में 3 बार 43,585, 583, 576, मैं इसको 43,600 थोड़ी मानता हूँ, मैं समझदार हूँ। ऐसा 5 बेसिस पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 43,450 बंद हो रहा तो मानो कि आप उसके नीचे। सो आई थिंक वी आर सेफ और एवरेज क्लोजिंग ठीक ठाक आ जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, गुड। बंसल जी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन किसी दिन हम पाठशाला रखेंगे हम विश्वेश जी से बिल्कुल इसके बारे में। आज आपने बंसल जी बहुत सहयोग दिया और आप शांति बनाए हुए पैनल में बने रहे, उसके लिए आपका शुक्रिया। जय, और साथ ही वागले साहब और हमारे आशुष आजकल बहुत, आशुष आजकल किसी को कुछ बोलते नहीं है, हाँ बहुत एकदम धीर गंभीर तरीके से सुन रहे थे, या पता नहीं सुनने की एक्टिंग कर रहे थे, जो भी कर रहे थे सर आप अच्छा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।